गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये दिख रहा है स्क्रीन पे, जो पीपीटी की स्लाइड है। तो कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था। हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग सिस्टम इंजीनियरिंग का जो सबसे इजीएस्ट पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग का कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको पहले फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो फॉर्म करते हैं, और उस इनइक्वालिटीज के हेल्प से जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मींस इधर मैक्सिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है। तो कल हमने फॉर्मुलेशन सीखा था। आज भी एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है गेट के उसको सॉल्व करेंगे। तो मतलब कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड का मतलब ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में दो से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ हम डील नहीं करेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें दो ही वेरिएबल होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आप फॉर्मुलेट करोगे उसमें दो ही वेरिएबल रहेंगे। दो से ज्यादा वेरिएबल के लिए ग्राफिकल मेथड सुटेबल नहीं है, उससे आप सॉल्व नहीं कर सकते। वहां फिर आपको सिंप्लेक्स या दूसरे जो और मेथड्स हैं एलपीपी को सॉल्व करने के, उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। स्टार्ट किया था, एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर दिया था भाई, एक साथ ऐसे देखा नहीं था। फिर स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू करते गए, जो होता गया और जो नहीं हुआ उसको स्किप करके आगे बढ़ते गए, ऐसा किया था। हाँ, तो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? तो थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो थ्योरी में क्या बोलता है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। तो वही है लीनियर फंक्शन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना कल, जेड इक्वल टू ये वाला। हाँ, ये जो दिख रहा है 20x1 + 15x2, ये जो z है, ये इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वो फंक्शन है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना है, या तो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ ये जो दो गिवन कांस्टेंट थे, इनके हेल्प से, ये जो इनइक्वालिटीज थी इनके हेल्प से इसको ऑप्टिमाइज करना था। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जो उनके कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट इनइक्वालिटीज होती हैं, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना था। अब यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं, मतलब इस स्टेप को, तो ये ध्यान से देखो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लीनियर है। लीनियर मींस यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है? 1 है। मतलब ये लीनियर फंक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर है, या कुछ इसकी पावर्स कुछ वो नहीं है, सिंपल इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है नहीं, दोनों की जो पावर्स है मैक्स पावर्स 1 है और लीनियर फंक्शन है। इस वजह से इस पूरे क्या बोलते हैं मेथड को लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए बोला जाता है कि हम यहाँ पे डील करते हैं केवल लीनियर फंक्शन से। यदि कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक हुआ या हायर पावर्स का या और कोई फंक्शन हुआ, उसके साथ हम ये डील नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको सबसे पहले जो गिवन प्रॉब्लम्स है उससे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है इन मैथमेटिकल फॉर्म में। उसके बाद जो भी उसमें कंडीशंस दी हुई हैं उसको फॉर्मुलेट करना है इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज के फॉर्म में। उसके बाद इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और वहां से कैसे आगे देखेंगे कैसे करते हैं, वहां पे कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं, उसके बाद इस उस पे वैल्यू रखते हैं, और जहां पे भी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आती है वही हमारा कॉर्नर पॉइंट होता है और वही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाता है। तो कहां पे थे हम? ये था। तो वही है, ये सिंपल सा बोल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इंट्रोडक्शन ही हुआ था भाई, कोई ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सही हुआ था, कुछ नहीं, केवल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के हेल्प से हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब बेसिक समझने की कोशिश की थी। अब मेन पूरी थ्योरी और क्वेश्चन आज ही करेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना, ऐसा कुछ नहीं। कल का कल क्या था ये हुआ था यार, देख लो एक बार। आ, कल क्या था ना कि ये सब तो वो था, कुछ स्ट्रेटजी वाला था। सीन की क्या था इसमें, इतना मत जाओ स्ट्रेटजी वगैरह में। ये एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में क्या समझने की कोशिश की थी, कैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसको इस फॉर्म में,
मैथमेटिकल टर्म में कैसे लेके आते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था हाउस कंस्ट्रक्शन का, कि एक हाउस है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब कोई हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है, घर बनता है, तो उसमें क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक उसमें सैंड लगेगा, तुम्हारा ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वो लगते हैं। तो हमने क्या है कि जो उसका कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का, उसको हमें मिनिमाइज करना है। मतलब ऐसे जो उसके वो हैं पार्ट्स हैं, लाइक सैंड सीमेंट, कैसे आप यूज करो कि उसकी हेल्प से जो कॉस्ट आए, क्या उसके लिए क्या बोलते हैं, इसके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब घर बनवाने की जो कॉस्ट आए वो मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम करने के लिए उसको कैसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बस सीखा था, सॉल्व करना नहीं सीखा था। तो क्या हमने बोला था, x1 आप वो मान लो जो सीमेंट यूज हो रहा है, x1 इज द अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, और x2 क्या है, अमाउंट ऑफ सैंड यूज्ड। ये x1 x2 क्या है, ये डिसीजन वेरिएबल्स इसको बोलते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से आप डिसाइड करोगे कि z की वैल्यू ऑप्टिमाइज क्या होगी, x1 x2। अब x1 क्या है, अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज, x2 अमाउंट ऑफ सैंड यूज। x1 का जो सीमेंट की जो वो है कीमत है, वो हमने मान ली थी कि 20 रुपीज पर केजी है, और इसी तरीके से सैंड का जो वैल्यू 15 रुपीज पर केजी, ये हमने एज्यूम कर लिया था, हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। तो पर केजी सीमेंट की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज है। तो मान लो हमने x1 अमाउंट सीमेंट कंज्यूम किया, तो उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, x1 इज द अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड है, और हर केजी सीमेंट की वैल्यू 20 है, तो उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 20x1। तो ये कंपोनेंट कहां से आया, इस वाले पहले वाले वेरिएबल से आया। सिमिलरली x2 इज द अमाउंट ऑफ सैंड यूज्ड है, पर केजी 15 रुपीज कॉस्ट है, तो x2 अमाउंट हमने यूज किया है, तो 15x2 इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। तो ये जो है हाउस कंस्ट्रक्शन में टोटल कॉस्ट हमें कितना लगेगा, 20x1 प्लस 15x2। ये तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारा। हाँ वो होना चाहिए। ये तो अब बताएंगे, ये इनकी फैकल्टीज बताएंगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिस्टम इंजीनियरिंग कराना है। ऑब्जेक्ट रहेगा, हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी सीधा दिया रहेगा, कभी कभी तुमको वो दिया रहेगा कि ऑप्टिमाइज दिस द प्रॉब्लम, मतलब कॉस्ट, ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, या जो भी क्वेश्चन में दिया है, तो वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, उसको आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन में सीधे दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन में सीधे नहीं दिया रहेगा, तो आपको वो निकालना पड़ेगा, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा वही एग्जांपल था। अब क्या है ना कि दो कंडीशंस भी दी थी। कंडीशंस क्या दी थी कि x1 जो आप सीमेंट यूज करना है आपको, मिनिमम 100 केजी यूज करना है आपको। तो इसके लिए इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम आप 100 यूज कर रहे हो, इससे ज्यादा आप कितना भी यूज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 100 केजी यूज करना है। और दूसरा उसका रिवर्स है। दूसरे में क्या है कि सैंड का जो यूसेज है वो मैक्स 200 हो सकता है। मैक्स 200 का मतलब है कि मैक्स आप 200 यूज करो, उससे आप नीचे यूज करो, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है x2 स्मॉलर आर इक्वल देन 200। ये दो इनइक्वालिटीज थी, और दोनों नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगा, अमाउंट कुछ ना कुछ आप अमाउंट यूज कर रहे हो, तो इसको नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से पूरा प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के बाद सॉल्व करना होता है। तो आगे बढ़ते, यही हुआ था कल की क्लास में, कुछ नहीं। अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इतना बता दिया क्या है एलपीपी का क्या मेन मोटिव है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कोई मेथड या एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ मोटिव होगा, या फिर बस जस्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। इसका काफी हैवी इंडस्ट्रियल यूज है। कई प्रॉब्लम्स इससे इजीली सॉल्व हो जाती हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से काफी पावरफुल टेक्निक है। और जब ये ऑपरेशन रिसर्च शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो अपने इंजीनियरिंग के लेक्चर्स में या सेमेस्टर्स में, उसका सब पार्ट ही यही है, मतलब उसका एक पोर्शन है लीनियर प्रोग्रामिंग, और कई सारे हैं। तो इसका हैवी इंडस्ट्रियल यूसेज है, तो उस दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें होता क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस डिसीजंस हैं, जैसे माइनिंग की बात करें तो जो भी माइनिंग में जो बड़े डिसीजंस हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके, या किसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हैवी प्रोजेक्ट, उसकी कॉस्ट एनालिसिस वगैरह करना है, उसकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, उस मामले में तो जो बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस होते हैं, उसमें आइदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, या जो भी कॉस्ट लग रहा है उस प्रोजेक्ट
उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसको मिनिमाइज करने में जनरली यूज करते हैं। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को ही कंबाइंड टर्म बोलते हैं ऑप्टिमाइज। मतलब ऑप्टिमाइज करना मतलब आइदर आप जो कॉस्ट लग रहा है उसको मिनिमाइज कर लो, या फिर यदि प्रॉफिट की बात करें तो उसको मैक्सिमाइज करना होगा। ये नॉर्मल सा है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज करना चाहोगे और जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो यानी कॉस्ट जो लग रहा है उसको मिनिमाइज करना चाहोगे। तो वही दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वॉल्व मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है ना, इसमें एक लीनियर अलजेब्रिक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या है, ऐसे देखो, किसको बोल रहे हैं लीनियर अलजेब्रिक रिलेशनशिप, ये हम बोल रहे हैं इसको, ये और ये चीज। तो ये देखो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो तुम्हारा लीनियर है, लीनियर सिंगल ऑर्डर का है, और जो इसकी इनइक्वालिटीज हैं, जो कंडीशंस हैं, उसकी भी क्या बोलते हैं, पावर है, लीनियर है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो है हायर पावर्स का, ये भी लीनियर पावर्स का है, लीनियर कंडीशंस है। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रिक रिलेशनशिप यू नीड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यही लिखा है उसमें। आगे बढ़ते हैं। यही लिखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग यूजेस लीनियर अलजेब्रिक रिलेशनशिप, वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसके साथ साथ जो इनइक्वालिटीज की कंडीशंस थी टू रिप्रेजेंट द फर्म्स डिसीजन। वही मतलब जो तुमको प्रॉब्लम दी है उसको तुम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर रहे हो गिवन अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो उस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। ये अब आते हैं जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सॉल्व करने में। नहीं नहीं, लेट नहीं हुआ भाई। कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अरे हाँ भाई, कॉमन सेंस। हाँ, वही चीज है ना कि दो तरीके से देखने वाली बात है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब आप कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हो। दोनों आपस में वो है ना, इंटरकनेक्टेड है। सही बोल रहे हो। कंडीशन डिफिकल्ट, हाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अभी आगे करेंगे ना क्वेश्चंस, देखेंगे कैसे गेट के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा पूरा फॉर्मुलेट करना होगा, थोड़ा सोच के ग्राफ वगैरह बनाना होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है, मुश्किल तो नहीं आता। कंडीशन डिफिकल्ट नहीं हो, लीनियर कंडीशंस कितनी डिफिकल्ट हुई, उसका ग्राफ बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लाइन का ग्राफ वगैरह इजिली बन जाता है। ग्राफिकल मेथड देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का पूरा जो एल्गोरिदम है, जो मॉडल है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। वो कंपोनेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं वो जानना जरूरी है। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम आगे जो भी प्रोसेस करेंगे उसकी जो इंपॉर्टेंट बारीकियां वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले होता है डिस्टेंट वेरिएबल्स। वही हमने बताया ना, वो वेरिएबल्स जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होते हैं जनरली, उसी को बोलते हैं डिसीजन, क्योंकि यही डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि इस जेड को ऑप्टिमाइज करना है तो क्या वैल्यू x1 x2 या x3 xn की होनी चाहिए। तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, वहां समझेंगे। तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल जैसे तो एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तुम्हारा जेड इक्वल टू 13x1 प्लस 15x2। ये आपका वो है, ये z इक्वल टू ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसी को आगे जब पढ़ोगे ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डिसीजन वेरिएबल्स मतलब ये जो x1 x2 क्या है, ये वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन्हीं के हेल्प से क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे विद द हेल्प ऑफ जो भी कंडीशंस दे रखी है कि इस z को ऑप्टिमाइज कर पाओ। तो इस x1 x2 को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि ये डिसाइड करने में हेल्प कर रहे हैं ना कि z कब ऑप्टिमाइज होगा। इस वजह से इसको डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं। दूसरा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, यही जो फंक्शन जिससे करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट या प्रॉफिट मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लीनियर रिलेशनशिप होती है जो कि जो भी बिजनेस डिसीजंस हैं इंडस्ट्रियल किसी भी प्रॉब्लम के, उस बिजनेस डिसीजंस को लीनियर रिलेशनशिप में वो करने में रखने में, फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जनरली कौन से जनरली किस तरीके के फंक्शंस की हम बात करेंगे, लीनियर फंक्शंस की बात करेंगे। और लीनियर फंक्शंस हैं उसमें हम मैक्सिमाइजेशन देखेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी आता है कि आप कॉस्ट मिनिमाइज करो, पर जनरली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो मैक्सिमम टाइप का ही होता है। मिनिमम जो जेड है वो कम देखेंगे, वो भी क्वेश्चंस करेंगे, पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड पे ज्यादा फोकस करना होगा। और ये क्या है, अगला पोर्शन क्या है, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स वही हमने कल देखा था। तो फॉर एग्जांपल ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, कांस्टेंट क्या था, सपोज मान लो
x1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 10, और दूसरा जो वेरिएबल है इसका कंस्टेंट ऐसा कुछ मान लो x2 स्मॉलर और इक्वल देन 8। तो ये जो दो इनइक्वालिटीज हैं इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, अ लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन डिसीजन मेकिंग। तो ये कर क्या रहा है, ये तो आपके पास क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब इसमें क्या है ना, x1 x2 के आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो जो मन में आए वो, लेकिन ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इनका काम क्या है कि रेस्ट्रिक्ट कर रही है। मतलब जैसे कुछ आपने डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन में आपके पास कुछ वो होंगी ना, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास रिसोर्स है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, आप यूज करते जाओ और इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लो, ऐसा नहीं होगा ना। आपके पास कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होंगी जिसकी लिमिट्स में रहते हुए इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। इसलिए इन दोनों को बोलते हैं कांस्टेंट इनइक्वालिटीज। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैरामीटर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पैरामीटर, ये सब x1 x2 ये वेरिएबल्स की बात कर रहा है। इसके बाद तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब जो ये है जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कि क्या वैल्यू रखी है जिससे जेड ऑप्टिमाइज हो जाए जनरली। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कॉस्ट है, आइदर कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस चीज का ध्यान रखना है। और जनरली हम डील करेंगे मैक्सिमम वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, पर मिनिमम वाले भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी सेम एल्गोरिथम, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। ये कांस्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिमिट्स में रहते हुए हमें जेड को ऑप्टिमाइज करना है। तो इस तरीके से ये है कंपोनेंट्स, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का पूरा मॉडल है, इसमें ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इस तरीके से आप डील करोगे, आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस को, मतलब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग होती जाएगी तो आगे क्वेश्चंस कर लोगे। क्योंकि कभी कभी वर्ड्स में लिखा रहता है तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाना, फॉर्मुलेट करना मुश्किल होता है। कहीं लिख दिया डिसीजन वेरिएबल्स और दिस दिस दिस, तो समझ में आना चाहिए क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या है कांस्टेंट्स क्या है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है। वो तो हमने कंपोनेंट समझ लिया, अब स्टेप्स क्या होते हैं वो देखेंगे अपन। क्लियर हो रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? अच्छा, देखो क्या है, ऐसे समझो। कल की क्लास में थे जो कल हमने एक एग्जांपल किया था हाउस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज करने वाला, थे क्या? नहीं थे, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, रहे होगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखो समझ में आएगा। क्या है ना कि जैसे कोई प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, तो जब कोई प्रॉब्लम दिया, जैसे हाउस की कंस्ट्रक्शन का ही प्रॉब्लम देख रहे थे, उसमें क्या था, हमारा मोटिव क्या था, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है क्वेश्चन को उस प्रॉब्लम को डील करते समय, कि जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट लग रही है उसको आप मिनिमाइज कर पाए, मतलब कम से कम कॉस्ट में आप वो घर को बना के दें। तो कम से कम कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब वही होता है, क्या आपका गोल क्या है, क्या उद्देश्य है, उस प्रॉब्लम के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब कुछ तो होगा ना टारगेट, कि बस यूं ही मन किया और जाके भिड़ गए प्रॉब्लम के साथ, ऐसा नहीं है ना, कुछ उसका एक सर्टेन सुटेबल मोटिव होता है। उस हिसाब से उसकी जैसे वहां पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था कि उस जो घर के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी उसको मिनिमाइज करना था। मिनिमाइज, तो यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी इसी करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ जो दूसरे पैरामीटर्स थे, जो उसके इनइक्वालिटीज थी, x1 x2 जो डिफरेंट वेरिएबल्स थे, उसकी हेल्प से जो हमने एक फंक्शन फॉर्मुलेट किया जिसका जो मोटिव है कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की उसको मिनिमाइज करना। यही यहाँ पे जो फंक्शन है जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, जैसे ये यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्लियर किया था डिस्कस, ये क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या था, इसी को यहाँ पे हम उसमें बोल रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है ना, कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो मिनिमाइज करना है, तो अब जब घर बनाते समय कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमने केवल यहाँ दो से डील किया। सीमेंट जो यूज होता है, सैंड यूज होता है। इसकी हेल्प से जो कॉस्ट आ रहा है कंस्ट्रक्शन में उसको मिनिमम करना है। तो यहाँ पे जो विद द हेल्प ऑफ x1 x2 जो हमने ये फंक्शन क्रिएट किया 20x1 प्लस 15x2, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड, अमाउंट ऑफ सैंड यूज्ड एंड जो कॉस्ट लग रहा है। तो इसी एक लीनियर फंक्शन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब वो फंक्शन जिसके लिए जो हमारा फाइनल मोटिव है अचीव करना, यहाँ कॉस्ट मिनिमम करना था। तो इसी करस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन क्रिएट हुआ लीनियर फंक्शन, इसी को बोल देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव नाम से आप समझो ना, ऑब्जेक्टिव मतलब जिस, यदि आपका मोटिव है कुछ उसके पीछे, मतलब कुछ गोल के साथ आप जा रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से,
पहले वो देखना होता है, उसको बोलते हैं। हाँ हाँ, एग्जाम्पल चेंज करेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे क्लियर होता जाएगा। अ, पहले वो देख लो कैसे इसको करते हैं। एग्जाम्पल चेंज करेंगे, एग्जाम्पल कई सारे करेंगे भाई, कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, वहां समझ में आएगा। मतलब अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और सीधे सीधे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पूरा जो मेथड है, स्टेप क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी क्या है ना, इसमें वही लिख दिया है कि सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, वही x1 x2 क्या है जो वहां पे किया था। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना होता है, कंस्ट्रक्ट किया वो, फिर कांस्टेंट को फॉर्मुलेट किया, उसके बाद ग्राफ बना के सॉल्व करना होता है। तो क्या करते हैं अपन, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं, वहां से सब क्लियर होगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्या थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये पूरा वही लिखा हुआ है क्या, हाँ ये क्वेश्चन है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि यहाँ से उसको समझो। एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम मतलब एक बड़ा सिटिंग रूम, मतलब जहाँ पे ऑफिशियल गैदरिंग होती है, इकट्ठा होते हैं लोग, बैठते हैं। वहां पे हमको दो चीजों की नीड्स है, चेयर एंड टेबल्स की। एक ऑडिटोरियम है, वहां पे हमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चेयर चाहिए और कुछ निश्चित अमाउंट में टेबल चाहिए वहां के लिए, उस ऑडिटोरियम में अ, अंदर रखने के लिए, जिससे कि जो वहां पे जाने वाले गेस्ट वगैरह वो बैठ सके। तो चेयर एंड टेबल्स फॉर द ऑडिटोरियम, ये दो प्रोडक्ट हमें चाहिए। अब डिसीजन क्या लेना है हमें, डिसीजन मतलब करना क्या है कि मतलब किसकी हेल्प से आपको इसको मैक्सिमाइज करना होगा, जो भी प्रॉफिट या कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि कितने, हर मंथ आपको कितने चेयर एंड टेबल बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। एक ऑडिटोरियम है, उसके लिए आप चेयर और टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो कितने टेबल्स आप बनाओगे हर मंथ की, जिससे आप जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओ। ये हमारा गोल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये तो इसकी वर्डिंग्स हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या, समझने को इस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या क्या दिए हैं, जहां से समझेंगे। फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाते हैं, फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। ये दिख रहा है ना, कि और बड़ा कर दिया जाए। तो क्या हमारा मोटो क्या है कि जो नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इन्वॉल्व होंगी ऑडिटोरियम में, उसको कितना पर मंथ हमें कितना कंस्ट्रक्ट करना होगा जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब ये क्या है, वो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा, डेटा मीन्स क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप चेयर एंड टेबल्स बनाए जा रहे हो, उनमें कोई रोक टोक नहीं है, जितना चाहो उतना बना लो, उस हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो। नहीं, आपके पास रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन देखें, मतलब जैसे आप एक चेयर बना रहे हो, एक टेबल बना रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में पर टेबल, यानी हर एक टेबल बनाने में आपको $7 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक टेबल बनाया तो आप $7, या सिंपली 7 रुपीज, कुछ भी समझिए, यूनिट डॉलर है, तो $7 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है एक टेबल बनाने पे। सिमिलरली चेयर की बात करें तो पर चेयर $5 का आपका प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन है, $5 का प्रॉफिट एक चेयर के लिए मिल रहा है। इसके बाद अब क्या है ना कि उस पे उसको कंस्ट्रक्ट करना, मतलब उस पे कारपेंटरी करनी है। उस टेबल की बात करें तो आप पर टेबल, हर एक टेबल पे आप 3 घंटे कारपेंटरी पे दे रहे हो, 3 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते। हर एक टेबल पे 3 घंटे आपको उसके कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग वगैरह में देना है। सिमिलरली चेयर में बात करें तो चेयर में जो कारपेंटरी का जो टाइम कंजम्पशन है वो 4 घंटे का है। तो पर टेबल के लिए 3 घंटे, पर चेयर के लिए 4 घंटे। और जो मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हो टेबल और चेयर दोनों मिला के उसकी डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन में, कारपेंटरी में, मैक्स 2400 आवर्स, यानी 2400 आवर्स आप मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर सकते हो कारपेंटरी में, फॉर टेबल्स एज वेल एज चेयर्स। इसके बाद सिमिलरली पेंटिंग, उसकी पेंटिंग में भी कुछ टाइम लगेगा, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है कि टेबल पर टेबल आप 2 घंटे पेंटिंग में टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो, और पर चेयर 1 घंटे लग रहा है, और टोटल आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है, 1000 आवर्स। तो ये लिमिटेशंस है, ये उस प्रॉब्लम की रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस तरीके से आपको इस रेस्ट्रिक्शन की लिमिट में रहते हुए ही आपको वो करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और दूसरी लिमिटेशंस हैं, ये तो हो ही गई।
इसके अलावा ये भी दिया है कि मेक नॉट मोर देन 450 चेयर्स, मतलब आप 450 से ज्यादा चेयर नहीं बनाने वाले। इन सभी की हेल्प से 450 मैक्स शेयर बना सकते हो, इससे कम होगा, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। सिमिलरली मेक एटलीस्ट 100 टेबल्स। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना तो बनाना ही है कि 100 टेबल्स आपको बनाना ही है, इससे ज्यादा आप बनाओ लेकिन मिनिमम 100 रखना है। और नॉट मोर देन का मतलब कि उससे आप क्रॉस नहीं कर सकते, वो मैक्स लिमिट है आपकी। तो मैक्सिमम 450 बना सकते हो, 450 से आप वहां नहीं जा सकते, आगे क्रॉस नहीं कर सकते। इन सभी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए फाइनली हमें क्या करना है, जो अपना मोटिव था कि जो कॉस्ट प्रॉफिट आपका जो जनरेट होगा चेयर और टेबल के कंस्ट्रक्शन से, उसको मैक्सिमाइज करना था। अब यहाँ पे सबसे हमारा पहला मोटिव क्या होगा? पहला मोटिव होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाएंगे? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रॉब्लम में? क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें उससे, चेयर और टेबल से, उसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये पहचानना जरूरी है कि कौन कौन से यहाँ पे वो है, मतलब डिसीजन वेरिएबल्स हैं जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमाइज करोगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये कारपेंटरी हो गया और पेंटिंग हो गया, ये डिसाइड कर रहे हैं ना, कारपेंटरी और पेंटिंग, ये दो अलग अलग एक्टिविटीज डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप पर आर कितना कंट्रीब्यूशन ले पाओगे, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कितना ले पाओगे। तो इस आर, ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस हो रही है ना, और ये प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है। तो पर टेबल और पर चेयर कंट्रीब्यूशन इतना है, तो हमने मान लिया कि कारपेंटरी में हमें पता नहीं है ना कितना टाइम देना है, कुछ भी आप टाइम एज्यूम कर सकते हो। तो कुछ देर के लिए कारपेंटरी में हमने मान लिया कि जो आपका टाइम कंजम्पशन है पर टेबल, वो कितना है। कारपेंटरी में जो टाइम लग रहा है यहाँ लिखते हैं। ये क्वेश्चन तो देख लिया ना, ये इसके जो डेटा पॉइंट्स वो समझ में आए कि नहीं, ये कहना क्या चाह रहा है, टेबल क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब फॉर्मुलेट कैसे करते हैं यहाँ से। वो जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उस एग्जांपल में देखा था, इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये डेटा समझ में आ गया ना, डेटा कहना क्या चाह रहा है। अदरवाइज फिर वो फॉर्मुलेट करते समय कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये डेटा क्लियर हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, वो फॉर्मुलेट करते हैं। ये डेटा क्लियर है ना? एक बार बता दो कि ये कहना क्या चाह रहा है डेटा, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद ही हम फॉर्मुलेट कर पाएंगे। एक बार बताइए, क्लियर करिए कि डेटा क्लियर है कि नहीं, उसके बाद अपन फॉर्मुलेट करते हैं इसको मैथमेटिकली। कंफर्म करिए एक बार, यस नो कुछ तो बोलो, तो हमें भी कंफर्म हो कि हाँ ये डेटा क्लियर हुआ। उसके बाद इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कैसे लेके जाए। अच्छा, ये डेटा समझ में आ गया, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इसको थोड़ा सा वो करते हैं, साइड में करते हैं और इसको यहीं पे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ना कि जैसे जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है उसका, टेबल का, वो $7 पर चेयर है। तो हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि टेबल, जो जो कंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ टेबल्स जो आप वो कर रहे हो, बना रहे हो, मेक नॉट मोर देन 450 चेयर्स एंड मेक एटलीस्ट 100 टेबल्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मान लो कुछ देर के लिए x1 हमने क्या मान लिया, x1 अमाउंट ऑफ आप टेबल बना रहे हो और x2 अमाउंट ऑफ चेयर का फॉर्मेशन कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x1 क्या है आपका, कुछ देर के हमने मान लिया x1 इज द नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ tables, x1 is the number of tables constructed। x1 क्या हमने मान लिया कि जो आप नंबर ऑफ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करोगे उस ऑडिटोरियम के लिए, कितने सारे टेबल्स आपको चाहिए। तो हम मान लिया कि ऑप्टिमाइज वैल्यू क्या है, x1 अमाउंट ऑफ हमें टेबल चाहिए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो एक हमने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किया x1। सिमिलरली x2 एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स की जरूरत है। दूसरा क्या है, x2 क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ चेयर्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो नंबर ऑफ चेयर्स रिक्वायर्ड। ये दो हो गया आपका क्या, डिसीजन वेरिएबल्स हो गए। इसकी हेल्प से आप इस बाकी फॉर्मूले, इस पूरे डेटा को फॉर्मुलेट करोगे जिस भी तरीके से हमें रिक्वायर्ड होगा। तो x1 हमने मान लिया नंबर ऑफ टेबल्स कंस्ट्रक्टेड, x2 हमने मान लिया नंबर ऑफ चेयर्स कंस्ट्रक्टेड। ये समझ में आया? Z1 एंड Z2 बनेगा सर।
देखते हैं आगे, देखो आगे देखो, वो बीच में डाउट हुआ है तब बताना, अभी आगे देखते हैं। x1 हमने मान लिया नंबर ऑफ टेबल्स कंस्ट्रक्टेड एंड नंबर ऑफ चेयर्स x2 है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस वाली कंडीशन को देखो, मेक नॉट मोर देन। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ना, ये हमने लिख दिया। इसके बाद अपना सबसे पहला मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बनाओ पहले, उसके बाद इनइक्वालिटीज को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट कहां से आ रहा है, टेबल से आ रहा है $7 का, और चेयर से आ रहा है $5 का। हमने ये बोला कि ये एज्यूम कर लिया कि x1 नंबर ऑफ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, x2 नंबर ऑफ चेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमारा, पर टेबल का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है $7 का, तो x1 टेबल का कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 7x1 प्लस सिमिलरली पर चेयर कंट्रीब्यूशन कितना है, 5। मतलब एक चेयर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसमें $5 का प्रॉफिट आप कमा रहे हो। तो हमने मान लिया x2 नंबर ऑफ चेयर्स आप फॉर्मेट बनाओगे, तो x2 नंबर ऑफ चेयर्स के लिए जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 5x2। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्लियर है कि नहीं, ये कैसे हमने लिखा 7x1 प्लस 5x2, ये क्लियर कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे आया, ये कैसे पहचाना कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है उसको मैक्सिमाइज करना है ऑडिटोरियम के लिए जो आप चेयर्स एंड टेबल्स बना रहे हैं। यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन दे रखा है पर टेबल पर चेयर का। हमने एज्यूम कर लिया x1 इज द नंबर ऑफ टेबल्स कंस्ट्रक्टेड, x2 इज द नंबर ऑफ चेयर्स कंस्ट्रक्टेड, उसके करस्पॉन्डिंग एक टेबल का कंट्रीब्यूशन है $7, तो x1 टेबल्स का हो जाएगा 7x1, सिमिलरली चेयर्स के लिए भी 5x2। तो इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है, ये क्लियर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब इसके बाद अब आते हैं क्या रेस्ट्रिक्शन दिए है। तो सबसे पहले जो कॉमन सबसे सिंपल रेस्ट्रिक्शन उसको देखो, मेक नॉट देन 450 चेयर्स। इसका मतलब क्या था, क्या हमने अभी डिस्कस किया कि आप 450 से ज्यादा चेयर नहीं बना सकते। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपने लिखा है कि x2 इज द नंबर ऑफ चेयर्स, x2 इज द नंबर ऑफ चेयर्स फॉर्म। तो x2 पे क्या रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि जो आपके x2 है वो 450 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप मैक्स कितना ले आ सकते हो, मैक्स 450 तक ले आ सकते हो या उसके बराबर जा सकते हो। तो x2 इज स्मॉलर आर इक्वल देन 450, ये आपका पहले इनइक्वालिटी है। दूसरा क्या बोल रहा है, मेक एटलीस्ट 100 टेबल। तो टेबल कितने हमने बनाना एज्यूम किया, x1 एज्यूम किया है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 100, इससे आप ऊपर ही रहना, इससे आप नीचे नहीं जा सकते। मिनिमम 100 चेयर्स टेबल्स तो आपको कंस्ट्रक्ट करना ही है। तो जो दूसरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ये हो गया तुम्हारा दूसरा इनइक्वालिटी। ये क्लियर, ये दो इनइक्वालिटी क्लियर कि कैसे x2 को आप मैक्सिमम, ये कैसे ये साइन यूज कर रहे हैं, x2 स्मॉलर और इक्वल देन 450, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ये क्लियर। एक बार कंफर्म करना, ये दो इनइक्वालिटी समझ में आई कि नहीं, ये हमने यहां से कैसे इस वर्ड को इस मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट किया, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे होता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उसको देखते हैं। क्या बोल रखा है कि जब आप वो कर रहे हो ऑडिटोरियम में चेयर एंड टेबल बना रहे हो, वहां पे वो क्या रहा है कि जब उसकी डिजाइनिंग कर रहे हो, मतलब कारपेंटरी कर रहे हो, तो टेबल में आप 3 घंटे दे रहे हो। तो एक टेबल के कारपेंटरी में आप 3 घंटे, और जब चेयर की कारपेंटरी करो उसमें 4 घंटे पर चेयर। तो हमने यहाँ क्या मान रखा है कि x1 इज द नंबर ऑफ टेबल है, मतलब x1 अमाउंट आपने नंबर ऑफ टेबल बनाया है। तो यदि x1 इज द नंबर ऑफ टेबल है और पर टेबल आपको 3 घंटे लग रहे हैं, तो x1 नंबर ऑफ टेबल्स के लिए कितने घंटे लग जाएंगे, 3 टाइम्स लगेंगे, तो 3 इंटू x1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस सिमिलरली एक चेयर की बात करो, चेयर की कारपेंटरी में 4 घंटे लग रहे हैं एक चेयर के लिए, तो आपने क्या मान रखा है x2 आप चेयर बनाओगे, x2 नंबर ऑफ चेयर, उसके करस्पॉन्डिंग कितना टाइम कंजम्पशन हो जाएगा आपका 4 टाइम्स x2 क्या है, नंबर ऑफ चेयर्स है, और पर चेयर 4 घंटे आपको लग रहे हैं, ये क्लियर, ये टाइम कंजम्पशन है। ये आपको नंबर ऑफ टेबल्स पे लगने वाला टाइम है कारपेंटरी में, या नंबर ऑफ चेयर्स पे लगने वाला, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ये कैसे हमने लिखा 3x1 प्लस 4x2। अब यहाँ पे क्या दिया है कि आपके पास आवर्स अवेलेबल 2400 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैक्सिमम जो टाइम आप दोगे इस कारपेंटरी में इन दोनों पे, वो 2400 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते। अवेलेबल का मतलब ये है ना कि मैक्सिमम वैल्यू है ये, इससे आप कम दो, जल्दी बना लो चलेगा, इससे आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो मैक्स जहां पे आता है, इसका क्या मतलब है कि आप मैक्सिमम यानी स्मॉलर आर इक्वल देन इक्वल टू वो जो वैल्यू दी है
2400। ये समझ में आया कि नहीं? ये वाली कंडीशन कैसे लिखी है? एक बार जल्दी से बोलना, तो कोई डाउट एक बार कंफर्म करना। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये कैसे लिखा हमने? 3x1 + 4x2 इज स्मॉलर इक्वल देन 2400। एक बार कंफर्म करना जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, फिर अभी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ भाई हाँ 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 हाँ, वो कुछ भी ले सकते हो ना, अननोन वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हो, x1 x2 xy, कुछ भी a b c d कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक, क्या क्या रिपीट करें भाई? अच्छा ठीक है, रिपीट क्या रिपीट करना है? चलो इस वाले को ना, पर्टिकुलरली इस वाले रो को रिपीट करते हैं। तो क्या है ना कि जैसे कारपेंट्री में आपको एक टेबल बनाने में 3 घंटे लगते हैं, और उसी चेयर की कारपेंट्री में एक चेयर कारपेंट्री में 4 घंटे लगते हैं। तो चूंकि हमने x2 नंबर ऑफ चेयर्स बनाया था और चेयर से करस्पॉन्डिंग 4 घंटे लग रहे थे, तो टोटल टाइम जो लगेगा 4x टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली एक टेबल पे 3 घंटे लग रहे थे, तो x1 टेबल आपने बनाया तो 3x1 + 4x2 ये टोटल टाइम कारपेंट्री में लग जाएगा टेबल और चेयर के लिए। और दिया है कि मैक्स जो आपके पास ये अवेलेबल है कारपेंट्री के लिए टेबल और चेयर में, मैक्स 2400 आप घंटे काम कर सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2400 हो गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज, एक अभी एक्टिविटी क्या कर रहे थे आप? कारपेंटरी कर रहे थे। पेंटिंग के लिए भी सिंपली लिखिए, टेबल्स पे देखिए, पर टेबल की पेंटिंग में आपको 2 घंटे कंज्यूम करने ही है उस कंडीशन के करेस्पॉन्डिंग। तो और टेबल्स आपने कितनी बना रखी है? x1 टेबल आप एज्यूम कर रहे हो, x1 टेबल हम ऑप्टिमाइज वैल्यू है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके करेस्पॉन्डिंग कितना टाइम कंजम्पशन हो जाएगा? 2x1। सिमिलरली चेयर के लिए देखिए, तो चेयर के लिए 1 घंटे लग रहे हैं, तो x2 नंबर ऑफ चेयर्स के लिए कितने लग जाएगा? 1 × x2, तो इसको सिंपली x2 लिख दें। ये भी लिखा है कि ये भी आप मैक्सिमम इस पे 1 घंटे काम करोगे, 1 घंटे आपके पास टाइम अवेलेबल है, इससे ज्यादा टाइम आपके पास है ही नहीं, तो मैक्सिमम आप कितने घंटे दे सकते हो? स्मॉलर और इक्वल देन 1000। तो ये हो गया आपका चौथा कांस्टेंट। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये कैसे हमने इस डेटा पॉइंट को इस तरीके से फॉर्मुलेट किया। और एक बाय डिफॉल्ट दो और इक्वलिटी आ सकती आती हैं कि नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, x1 x2 दोनों जो है 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। तो ये आपके पास वो आ गया काइंड ऑफ, जितनी भी इस डेटा पॉइंट्स को हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, पर पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे, क्योंकि यहां से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना सॉल्व क्या करना है, क्या सॉल्व करोगे यहाँ पे। तो इसी को हमने मैथमेटिकल टर्म में लिख लिया, अब यहां से जो ग्राफिकल अप्रोच है उसको लगाते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं है पूरा? एक बार कंफर्म करना। अच्छा, ये डिसाइड कैसे किए, साइन कैसे डिसाइड किए 2400 पे? अच्छा ठीक है, देखो एक बार हमने क्या बोला, इसमें दे रखा है आवर्स अवेलेबल। अवेलेबल मतलब जब तुम ये काम कर रहे थे कारपेंटरी का, तो आपके पास 2400 घंटे हैं, मतलब इस इतना समय आपके पास है कारपेंटरी करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है, मैक्स टाइम है 2400 घंटे, ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। उससे कम चलेगा, मतलब आप 2400 घंटे से कम में काम कर लो चलेगा, लेकिन 2400 घंटे मैक्स वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम 2400 है, या इक्वल जा सकते हो, तो इसके लिए इनइक्वलिटी सिंबल होता है, स्मॉलर और इक्वल देन। सिमिलरली पेंटिंग के लिए भी यही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ठीक है। हाँ कर लो चाहो तो कर लो, पर कर लो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आगे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है वो, उस अब यही एक बच्चा पूछ रहा था कि x1 x2 या और कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं, उसने t और c लेके सॉल्व किया है, तो कुछ भी ले सकते हो तुम्हारी ईज के लिए, जो तुम्हारा जिसमें तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जिस तरीके जिस वेरिएबल्स में एक्स वाई में डील करना है एक्स वाई में करो, x1 x2 x3 x4 xn में डील करना है उसमें करो, a b c वो तुमको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, किसी भी तरीके से डील कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट वाली लाइन कौन सा? ये कैसे लिखा? ये x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये पूछ रहे हो, या फिर ये ऊपर वाला कौन सा? ये कैसे लिखा? क्या है ना कि जो x1 क्या था, टेबल कितनी नंबर ऑफ टेबल्स है और नंबर ऑफ चेयर्स है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, कुछ नंबर ऑफ टेबल्स तो बनाओगे, चलो कुछ नहीं बनाया 0, तो 0 से कम तो नहीं होगा ना। -1 चेयर फॉर्मेशन का क्या मतलब है? मतलब एक उसी को सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए ना कि इतने नंबर ऑफ आपने चेयर्स बनाए, इसीलिए नॉन नेगेटिविटी इसको कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ टेबल्स और चेयर्स की जो वैल्यू है वो 0 या इससे बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, वहां से लिखा है। तो ये हो गया पूरा फॉर्मुलेशन हो गया। अब ये समझ में आ गया ना कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन अपन करेंगे आगे, एक बार ये कंफर्म करिए हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं कैसे फॉर्मुलेशन कैसे होता है? अब क्वेश्चन सीधा आप सॉल्व करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भेजेंगे, भेजेंगे भेजेंगे भाई, भेजेंगे।
ये क्लियर हुआ ना, ये एग्जाम्पल कैसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये क्लियर हुआ तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार कंफर्म करो सभी जल्दी से। ठीक है ठीक है, और जल्दी जल्दी। और किसी को कोई डाउट इस पे? इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ना तो मजा आने वाला है। वहां पे अप्रोच सीखेंगे कैसे इसको मैथमेटिकली ग्राफिकल अप्रोच सॉल्व कैसे कर। ये तो केवल हमने लिख रखा है, ये तो अभी आधा काम भी नहीं हुआ, पूरा ग्राफ बनाना होगा, वहां से कॉर्नर पॉइंट निकालने होंगे, वो थोड़ा सा होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन पे सीधा जाते हैं। इसकी बहुत ज्यादा ये वही पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, टी और सी मान के सॉल्व किया है, तो ये आप देख लेना, वो समझ में आ गया, वो इसी पूरे को इसने समझा रखा है। तो टी और सी के टर्म में समझाया, तो उस तरीके से आप देख लेना, इतना कुछ है नहीं इसमें, वही चीज है। अच्छा एक चीज इसमें आती है, इसको समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। ये अभी इतना सब कुछ देख के परेशान हो जाओगे, एग्जाम्पल सीधा करते हैं, वहां समझ में आएगा। ये वाला भी, ये देखो पहले क्वेश्चन देखो विजिबल है कि नहीं, पहले ये तो ये कंफर्म कर दो। एक बार ये देख के बताओ ये विजिबल हो रहा है कि नहीं, मतलब क्लियर है कि नहीं। ठीक है भाई, चलो अच्छे से ही बताएंगे भाई, कोई ऐसा नहीं है। टाइम दे के आराम से बेसिक से स्टार्ट करें। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख के बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे आपको। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये स्क्रीन पे दिख रहा हो तो एक बार कंफर्म करना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ये नंबर्स और जो वेरिएबल्स हैं और ये ऑप्शंस वगैरह सब अच्छे से दिख रहे हैं क्या, एक बार कंफर्म करना। एक बार क्वेश्चन देख लो इसको, चाहो तो कहीं नोट करके रख लो, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसको थोड़ा सा वो करके साइड में करके सॉल्व करें। एक बार ये हो सके तो लिख लो, इस कांस्टेंट को लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। तो फिर सॉल्व करते बनेगा ना, फिर क्या बोलते हैं आप लोगों को समझ में भी आएगा कि आपके पास ये इनइक्वालिटीज रहेंगी, मैक्सिमाइज क्या करना है। तो ये दिख रहा है क्या अभी, कि अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी तो दिखना चाहिए हमारे हिसाब से। दिख रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर है ना। हाँ वही 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 होना चाहिए ना, उतना ही चाहिए। आप कितना बड़ा स्क्रीन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, ईयर नहीं पता, वहीं से लिया हमने, BYQ से लिया है। तो यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले क्या लिखा है, गिवन द फॉलोइंग लीनियर प्रॉब्लम। ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम दी है। यहाँ पे क्या हमने बोला था ना, दो तरीके से आएंगी प्रॉब्लम। तो पहला तरीका ये है कि आपको सीधा पूरा इनइक्वालिटीज और फंक्शन दे रखा, लीनियर फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो मैक्सिमाइज किसे करना है, जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ये जो है ये समझ में आ रहा है, जो हमारा मोटिव है जिसको मैक्सिमाइज करना है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्लियर ना, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अरे इससे दिखेगा नहीं, रुको रुको। तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दिख रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा क्या? ब्लैक ही कर लें क्या इस पे? हाँ लो, अभी है, बहुत अच्छे से दिखेगा। ये मैक्सिमाइज करना है, इसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव। अभी दिख रहा है कि नहीं? हम्म, अभी दिख रहा है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी प्रॉब्लम कर रहा है, अभी तो दिखना चाहिए। अब तो ब्लैक ही कर लिया। तो ये मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1, हाँ ठीक है ठीक है, 3x1 प्लस 4x2। तो इस जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन जो फंक्शन होता है, इसी को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये जैसे हमने अभी देखा ना, दो प्रॉब्लम देखी, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम बना रहे थे, यहाँ पे पहले से दे रखा है मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल फॉर्म में, पूरा फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले पहचानिए कि क्या है, मोटिव क्या है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो तीन चीजें हैं, इसको अभी हमने जो पढ़ा था थ्योरी में, कि इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो ये हो गया आपका, ये हो गया कॉन्स्टेंट्स, हो गए ये तीन चीजें। तो पहला कॉन्स्टेंट क्या दिया है कि 2x1 प्लस x2 शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 6। दूसरा 2x1 प्लस 3x2 शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 9। और x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर और इक्वल देन 0। ये समझ में आया ना, पहला ऊपर की चीज हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
और ये कॉन्स्टेंट्स हो गया, और इसके बाद अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ये चीज क्लियर ना, इसको वो करना मतलब ब्रेक डाउन करना कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या कांस्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये क्लियर करना जरूरी है, जो हमने अभी देखा था शुरू में। तो क्लियर हुआ कि नहीं कि ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, नीचे उसे करस्पॉन्डिंग लिमिटेशंस है या इसको बोलते हैं कांस्टेंट्स है, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। ये हुआ कि नहीं? तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये दिया हुआ है तो पूछ रहा है द कॉर्नर पॉइंट फिजिकल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब क्या है ना कि जैसे इसको मैक्सिमाइज करना इसकी हेल्प से, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे फिर ये सब निकालेंगे। तो इसको आप साइड में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब ये जो पूरी कंडीशन है ना, ये दिख गया ना, अब इसको अपन यहाँ पे साइड में लिख के इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आराम से इसको सॉल्व करते हैं, फिर सीखते हैं कैसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अब सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां तक ये क्लियर हुआ ना। अभी दो चीजें हमने पहचान लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचान लिया और उसका जो करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटीज थी। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं क्या लिखा है, मैक्सिमाइज करना है। तो z इक्वल टू क्या लिखा है, 3x1 प्लस 4x2। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ लिख रखा है इसने, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है। प्रोवाइडेड आपके पास गिवन कांस्टेंट्स दे रखे हैं नीचे, उसको भी लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या क्या दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है, पहली इनइक्वालिटी है 2x1 प्लस x2 शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 6। और दूसरी कंडीशन दे रखी है 2x1 प्लस 3x2 शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 9। और इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो इनइक्वालिटीज होती हैं, दोनों नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है x2 शुड बी नॉन नेगेटिव। तो ये कंडीशंस दे रखी हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और बोल रखा है कि कॉर्नर पॉइंट। अभी उसको छोड़िए, क्वेश्चन को छोड़िए, ये समझने की कोशिश की, इसको मैक्सिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये जो सुटेबल हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है, जो भी फॉर्मुलेशन हमारे पास। तो ये क्लियर हुआ ना, ये क्वेश्चन अब तो दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन वहां देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो कि क्या करना है हमें, z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है। प्रोवाइडेड हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, 2x1 प्लस x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि 2x1 प्लस 3x2 वो मैक्स 9 हो सकता है, 9 या 9 से छोटा, और दूसरा x1 x2 दोनों नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ये यहाँ पे क्लियर हुआ ना। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसको मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, z को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम। अब यहां से जैसे अभी तक तो हमने फॉर्मुलेशन सीखा है, रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे कि किस x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग ये z मैक्सिमाइज होगा जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो कैसे जाएंगे। तो हमने सबसे पहले बताया था कि दो मेथड्स हम पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और सिंप्लेक्स पढ़ेंगे। ग्राफिकल से ही पूरे क्वेश्चन आते हैं गेट के। सिंप्लेक्स इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि एक ईयर आया हुआ था, 2013 में आया हुआ, हो सकता है अभी फिर से आ जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना, उसने लीनियर प्रोग्रामिंग लिख रखा है सिलेबस में। तो इसके अंदर सिंप्लेक्स भी आता है, ये ग्राफिकल मेथड भी आता है, तो सिंप्लेक्स भी टच करेंगे, वो ज्यादा इन डेप्थ नहीं लेकिन करेंगे। इंपॉर्टेंट इस पे फोकस किए, ये बनना आना, ये आपसे होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें इतना करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि आप ग्राफ फॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ ये जो इनइक्वालिटीज होती है, ये दो जो इनइक्वालिटीज हैं, ये जो कांस्टेंट इक्वेशंस हैं, इसको यहां लिख देते हैं, कंस्टेंट्स है ये जो कांस्टेंट्स हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो।
और यहाँ पे देख रहे हो 2 वेरिएबल है, तो यानी एक्स वाई एक्सिस में आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ाते हैं तो ये ग्राफिकल मेथड फेल हो जाता है, वहां पे सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन इससे, इसीलिए ना, क्योंकि आप एक्स वाई डायमेंशन में ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, उसके बाद जैसे डायमेंशन बढ़ाते जाओगे वो इमेजिनेशन से बाहर हो जाता है, वो क्वेश्चन फिर हम कर नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर ना, ये क्वेश्चन क्लियर। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले ये बताओ आप लोग, ये चीज कंफर्म करो कि लाइन का वो ग्राफ बनाना आता है कि नहीं, लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये आता है कि नहीं, पहले ये बताओ। जल्दी से रिस्पॉन्स करो कि लाइन का ग्राफ बनाना, यदि लाइन की इक्वेशन दी है तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, ये क्लियर है कि नहीं। उसी से होगा क्वेश्चन ये, क्योंकि ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे कि कहाँ पे कट कर रहा है, नहीं भाई लाइन का ग्राफ बना, मतलब लाइन ड्रॉ करना नहीं आता एक्स वाई एक्सिस में, कैसे विद द गिवन इक्वेशन कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, नहीं आता। नहीं, अच्छा नहीं आता है, तो चलो पहले वो सीखते हैं, नहीं आता तो। नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं, वही सीखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी लाइन का, वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है एक्चुअली। तो उसकी जरूरत तो नहीं समझ में आ रही है, ऐसे भी आपको सीधा सीधा भी बता सकते हैं, या फिर समझिए उसको कैसे, इसकी जो फंडामेंटल्स के पीछे लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं एक्स वाई एक्सिस में, यदि आपको कोई भी इक्वेशन दी है तो कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो वो स्टैंडर्ड तरीका है, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से भी कर लोगे, तो उसको सीखने की कोशिश करते हैं। चलो एक वो करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी इसको यहाँ पे भूल जाइए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलेंगे। और ये आपके पास है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजिन 0, कोई रैंडम वैल्यू ले लेते हैं 1 2। ये ग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे और अच्छे से विजुलाइज होता है, ये तो सिंपली आपको समझाने के लिए लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है सिंपली, तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कैसे लाइन जो है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है रैंडम, अब उसको कैसे आता है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं जनरली, बस छोटा सा एग्जांपल, कोई लाइन दे रखी है कुछ देर के लिए, मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आपके पास लाइन दे रखी है, इस लाइन को इसमें ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करो, एक तो तरीका हुआ सिंपली कुछ नहीं करना है, यदि नहीं आता तो भी सिंपली दो वैल्यूज लो, दो वैल्यूज यहाँ पे मार्क डाउन करो, उसको ज्वाइन कर दो, सिंपल लाइन बन गई, कुछ कुछ नहीं सीखना है इसमें। तो जस्ट फॉर एग्जांपल क्या ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होती है, एक को 0 रखो, बाकी वैल्यू देख लो। तो कुछ देर के लिए मान लिया हमने x 0 रखा, तो यहाँ 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये पहले हमारे पहला पॉइंट मिल गया इस ग्राफ के लिए, ग्राफ में मार्क डाउन करने के लिए। दूसरी बार क्या करो कि y को 0 रख दो और x को 3 रख दो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये आपके पास दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को यहाँ पे मार्क डाउन कर लो और उस दो पॉइंट्स को सिंपली क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ये लाइन बन गई आपकी, और कुछ नहीं है, सिंपल सा। वो अलग अलग फॉर्म होते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से अपन लाइन इस पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान ड्रॉ करेंगे। वो इक्वेशन जो लिखी हुई है उसमें करेंगे क्या कि सबसे दो पॉइंट तो आसानी से मिल जाएंगे, कि एक बार x को 0 किया, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक बार y को 0 किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिंपलेस्ट होता है, आप कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू कुछ भी ले लो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, दो पॉइंट आप निकालो और उसको सिंपली ज्वाइन कर दो, आपकी लाइन बन गई। जैसे आप 0 3 है तो एक पॉइंट ये हो गया, और x3 है y0 एक पॉइंट ये हो गया, तो इन दोनों को आप ज्वाइन, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये आपकी क्या है, लाइन बन गई, ये जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट था 0 3 पे और एक पॉइंट था 3 0 पे, इस दिनों को हमने ज्वाइन किया, लाइन बन गया। दो पॉइंट चाहिए होते एक लाइन को वो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये समझ में आया ना कैसे अपन वो करेंगे, ग्राफिकली कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, कैसे जो इक्वेशन दे रखी है, दो सिंपलेस्ट पॉइंट निकालने हैं। सिंपलेस्ट पॉइंट कैसे आ जाएंगे, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, दो पॉइंट है, दो पॉइंट से सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दो। ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया होगा, इसको इस पे ध्यान देते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे ड्रॉ करेंगे, तरीके बहुत होते हैं और कई फॉर्म्स होते हैं लाइन के, वहां पे नहीं जाना है,
हमें क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए लाइन ड्रॉ करना में सीखना था, तो लाइन ड्रॉ करना का जो आसान तरीका हिडन ट्रायल मेथड है वो हमने सीख लिया कैसे करना है। ठीक है ना, हाँ ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको इस पे फोकस करते हैं। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया सिंपल सा, और सिंपलेस्ट होता है। मतलब लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना काफी इजी होता है। इसके बाद तो कर्व्स जब मुश्किल आने लगते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है। यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग केवल हम लोग लीनियर फंक्शन से डील करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो इसका जो स्टेप्स है, जो यहाँ पे स्टेप्स होंगे जो आप फॉलो करोगे, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना था, वो ऑलरेडी दे रखा है। दूसरी बार इनइक्वालिटीज फॉर्म करनी थी, कंस्ट्रेंट इक्वेशन सॉल्व करने फॉर्म करनी थी, वो भी दे रखी है इसमें। तो आगे स्टेप क्या है कि आप ग्राफ करो किसको, ये जो कंस्ट्रेंट दे रखा है, तो ग्राफ बनाना है फॉर ग्राफ्स ऑफ जो इनइक्वालिटीज दे रखी है उसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई, पहला आपके पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्म करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो दे रखा है। दूसरा क्या है कि जो ये कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन दे रखी है ये फॉर्म करना, ये भी दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि इन इन सब की हेल्प से आप जेड को मैक्सिमाइज कीजिए। अब हम जा रहे हैं स्टेप्स पे। ठीक है, तो स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है इस इनइक्वालिटी का। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये सबसे पहले इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, 2x1 + x2 = 6 है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल सा आप क्या करो, पहले तो आपको एग्जाम में भी ऐसे करना पड़ेगा। मतलब ग्राफ बनाने के बिना, यदि आप सोच रहे हो ग्राफ बनाए बिना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मुश्किल है, नहीं होता। आसान होता है, आसानी से आप बना भी सकते हो, कोई इतना मुश्किल होता नहीं। तो ये x1 एक्सिस हो गई, x2 एक्सिस हो गई। हमारे पास पहली लाइन क्या है, 2x1 + x2 = 6। अभी इनइक्वालिटी को भूल जाइए, वो अपन वो करेंगे, रीजन कैसे डिमार्केट करते हैं वो पता करेंगे कि इस इनइक्वालिटी से कैसे आप रीजन डिसाइड करो, कौन सा रीजन आएगा। तो इसको सॉल्व करने का भी हमने क्या तरीका बताया, हिडन ट्रायल की। करना क्या है कि आप दो सिंपलेस्ट पॉइंट निकाल लें, तो x1 को 0 रखो, x2 निकाल लो, x2 को 0 रखो, x1 निकाल दो। ये दो तरीके हुए। तो यहीं पे यहाँ पे अप्लाई करिए, यहाँ पे साइड में। तो पहली वाली के लिए 2x1 + x2 = 6 के लिए, तो आप जब x1 को 0 रखोगे तो x2 क्या मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा। x1 = 0, x2 = 6। दूसरी बार क्या करोगे, x2 को 0 रखोगे तो x1 क्या मिल जाएगा, 3। तो x1 = 3 और x2 = 0। ये जस्ट फॉर आप अलग से साइड में ये कर लेना। वो पहली वाली लाइन में देखो, 2x1 + x2 = 6 में x1 0 तो x2 6 आ जाएगा, x2 को 0 करोगे तो x1 3 आ जाएगा। ये क्लियर ना। अब यहाँ से इस पे सबसे पहले तो रफ आप पॉइंट्स रख लो, मतलब जहां तक जरूरी है 1 1 के गैप में। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। सिमिलरली आप ऐसे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे x1 एक्सिस या x2 एक्सिस, है ना। सबसे पहला क्या दे रखा है कि पॉइंट क्या, 0,6। 0,6 कहां पे आएगा, यहां कहीं आएगा, 0,6 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 3,0। 3,0 यहां कहीं आएगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये आपकी पहली लाइन बन गई। इसको यहाँ पे चाहो तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख लो, क्या है लाइन, 2x1 + x2। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहली लाइन क्लियर हुई कि नहीं, कैसे हमने बनाई। अच्छा, सॉल्व भी कर लिया क्या भाई, कितना, 3,6? नहीं भाई, 3,6 पे तो मैक्सिमाइज करना था, ये तो ऑप्शन में नहीं है भाई। 3,6 तो है ही नहीं, तो कैसे मैक्सिमम आएगा इतने पे। डी, हाँ भाई, डी डी सही है, डी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़िया बढ़िया भाई, हाँ सही है, सही ऑप्शन डी होगा। पर देखते हैं कैसे आएगा ऑप्शन डी, वहां तक पहुंचते हैं। सही है भाई, बढ़िया है, कर ले रहे हो तुम लोग तो काफी आता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। लेकिन देखते हैं बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, और अब जिनसे हो गया वो भी देखिए। आगे अभी आया मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे मजा आने वाला। हाँ सही है भाई, सही है, सही है।
रिपीट करते हैं। क्या था हमारे पास, हमने क्या बोला, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ग्राफ बनाओ जो उसकी कंस्टेंट दे रखे हैं। पहला ग्राफ किसका बनाना है, 2x1 + x2 = 6 का। ग्राफ बनाने के भी हमने टेक्निक क्या सीखी कि आप अपने तरीके से जो भी आपको इजी लगे, हमें ये आसान लगता है कि क्या करो, 2 पॉइंट लो ग्राफ पे और इसको सिंपली ज्वाइन कर दो, लाइन बन गया। तो यहाँ पे सबसे 2 सिंपल पॉइंट क्या आएंगे, x1 0 कर दो तो x2 आपको 6 मिल जाएगा, पहला पॉइंट मिल गया 0,6। दूसरा क्या कर सकते हो, x2 को 0 कर दो तो x1 3 मिल जाएगा, 3,0, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद जो ये दूसरी लाइन है 2x1 + 3x2 = 9, इसको अपन फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, इसको मिटा दें, इसके अब इंपॉर्टेंस नहीं है उतना। तो सिमिलरली इस पे भी वही काम करेंगे। तो x1 को आपने 0 किया तो x2 आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो ये भी यहाँ पे लिख लो आप, x1 जब आप 0 कर रहे हो दूसरी वाली लाइन में 2x1 + 3x2 = 9 में, x1 0 हुआ तो x2 3 हो गया, और x2 जब 0 हुआ तो x1 कितना, 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, x1 कितना हो गया 4.5, x2 आपने 0 कर दिया, ये हो गया। इस लाइन को भी ड्रॉ कर लो। तो 0,3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और दूसरा 4.5, 0 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 के बीच में कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ऐसा कुछ है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, दूसरी लाइन इसको भी यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख लो। ये लाइन क्या है, 2x1 + 3x2 = 9, ये लाइन है। यहाँ पे ये क्लियर। दूसरी लाइन कैसे हमने ड्रॉ करी, हाँ भाई सही है सही है, अरे हाँ भाई 12th में था, अरे बढ़िया है, उसी को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। हाँ हाँ वही है, कुछ है नहीं खास, सेम है, वहां भी लीनियर इक्वालिटी पढ़ी थी, 11th क्लास में था एक्चुअली। हाँ दूसरी लाइन कैसे लिखा भाई, देखो 2x1 + 3x2 = 9 है ना। तो हमने पहले क्या सिंपलेस्ट क्या बताया, 2 पॉइंट लेने के लिए x1 0 किया तो x2 आपको 3 मिल गया, यहाँ x1 0 रखो ना, यहाँ 0 रखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x2 = 9, x2 3 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हुआ 0,3। दूसरी बार x2 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, तो 2x1 = 9, तो x1 = 9/2, 9/2 का मतलब कितना हुआ 4.5, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने यहाँ मार्क डाउन किया 0,3 और दूसरा 4.5,0। ये यहाँ पे क्लियर कैसे लिखा हमने, और इसको ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन बन गई। अब ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये भी निकालना पड़ेगा ना, पता होना चाहिए जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। अच्छा ग्राफ बनाने से पहले का स्टेप नहीं, अच्छा तो ये क्वेश्चन में दे रखा है भाई, स्टेप क्या था उसके पहले का, उसके पहले का स्टेप था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचानना सबसे पहला स्टेप हुआ, यानी यदि नहीं दे रखा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये इनइक्वालिटीज फॉर्म करेंगे, ये भी दे रखी है इसमें, इसने सीधा पूछ रखा है कि आपको फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट निकालना, वो देखेंगे। तो तीसरा स्टेप होता है कि ग्राफ फॉर्म करता है, जो इनइक्वालिटीज है उसका ग्राफ बनाते हैं। तो 3 स्टेप्स है बेसिकली, और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो पहले स्टेप में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कंस्ट्रक्शन, दूसरे में इनइक्वालिटीज का कंस्ट्रक्शन, तीसरे स्टेप में आता है ग्राफ जो है इक्वलिटीज का बनाना। तो लिख लो चाहो तो, वो आगे आएगा, अभी एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना उस पे वो पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो क्वेश्चन हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन रख रखे हैं, एक दो क्वेश्चन वो वाले भी एक क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो हमने सीधा इसीलिए तीसरे स्टेप पे आ गए, तीसरे स्टेप मतलब वो 2 स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, इनइक्वालिटीज दे रखी है, सीधा ग्राफ बना रहे हैं अपन, जो इसका वो है जिस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए वो हमने नहीं लिखा। तो वो समझ जाओ, बाय डिफॉल्ट वो इतना तो समझ जाना चाहिए। हाँ आंसर कैसे आएगा, हाँ देखते हैं। अभी इसको सॉल्व करो, कॉमन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमें पता चल गया क्या है, ये 3 है, ये 4.5 है, ये भी 3 है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसको सॉल्व करने को 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ मीट करेंगे, जो उनका ऐसा पॉइंट हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्योंकि ये आपको यहां से आप क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं, लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्राफ के बगल में राइट साइड वो लिखा था भाई, पॉइंट्स लिखे थे, कैसे पॉइंट्स आएगा। पॉइंट्स मतलब इसको लाइन को करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट के लिए हमने क्या किया सिंपली कि एक बार x1 0 रखा तो x2 मिल गया, वहां से एक पॉइंट मिला, एक बार x2 0 रखा तो वहां से x1 की वैल्यू, तो 2 पॉइंट मिल गए। वही 2 पॉइंट यहाँ पे हमने लिखे थे, उस 2 पॉइंट के हेल्प से लाइन ड्रॉ करी थी, वो और कुछ नहीं है।
तो ग्राफ वही है, ग्राफ कैसे अभी बताया है कि आपके पास दो इनइक्वालिटीज हैं, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये लाइन है आपके पास 2x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 6, इस लाइन का हमने ग्राफ बनाया है। इसको बनाने के लिए क्या किया कि दो पॉइंट चाहिए, x1 को 0 रखो, x2 6 मिल जाएगा, 0,6 एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक बार वहां पे x2 को 0 रखो, x1 3 मिल जाएगा। तो ये जो दो पॉइंट्स थे, ये और ये, यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन बन गई। सिमिलरली उसी मेथड को फॉलो करते हो ये लाइन बना ली, दो लाइन बन गई। अब ये जो दो लाइन बनी है ना, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्या है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इन दो लाइन को, अच्छा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, दो लाइन दी है तो कैसे उसके जो वो है इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको कैसे निकालोगे, मतलब इस लाइन को बेसिकली दो इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है। नहीं आ रहा समझ में, अच्छा अरे भाई नहीं आ रहा, ठीक है चलो एग्जांपल ये देखते हैं। ये लाइन दे रखी है 2x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 6, यहाँ पे देख लो ना, क्योंकि आगे और मुश्किल क्वेश्चन आएंगे वहां फंस जाएगा। ठीक है यहाँ पे पूछ लो, पहले एग्जांपल है तो डाउट जितने हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, इस ये लाइन दे रखी है 2x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 6, ये लाइन दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहले दो पॉइंट हमें निकालने हैं, तो पहली बार x1 को 0 रख दो, इसमें रख दो, क्योंकि दो पॉइंट चाहिए, ऐसे पॉइंट चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो हमने मान लिया कि x1 0 है, तो x1 0 हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई x2 पॉइंट होगा जो सेटिस्फाई कर रहा हो। यहाँ x1 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 6, एक पॉइंट यहाँ से मिल गया। अगली बार x2 को 0 रख दोगे, तो यहाँ x2 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x1 इक्वल टू 6, तो x1 यहाँ से 3 मिल जाएगा। तो ये दो पॉइंट है, इन्हीं दो पॉइंट को तो हमने यहाँ पे मार्क डाउन किया, वहां से ग्राफ खींचा। ये समझ में आया कि नहीं अभी क्लियर, ये अभी एक बार फिर समझाना पड़ेगा भाई, आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। सिंपलेस्ट है भाई, अभी लाइन और ये तो मतलब बहुत ही सिंपल है, इसलिए एक बार इसको देख लो, कुछ डाउट हो तो एक बार कंफर्म कर दो। अभी वो लाइन ड्रॉ करना समझ में आया, कैसे पॉइंट हमने लिए, दो पॉइंट लिए, कैसे लाइन ड्रॉ किया। आंसर बताते हैं भाई, आंसर की क्या जल्दबाजी है, क्या चाहते हो एकदम सॉल्व करके आगे बढ़ जाए, समझ में ही ना आए, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। आंसर तो है हमारे पास आंसर क्या करोगे, नया स्टेप को समझो, आंसर अपने से निकालना। अब इस लाइन को सॉल्व करना है, ये इंटरसेक्शन में पॉइंट चाहिए एक्चुअली, तो इसको मिटाते हैं, इस लाइन को सॉल्व करते हैं। तो लाइन सॉल्व करना तो पता होगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के क्या करो, यहाँ पे क्या लिखा है 2x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 6 है, पहली लाइन ये है। और दूसरी लाइन क्या है 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 9 है। 2x1 प्लस, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब यहाँ से x1 x2 निकालना है जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका यहाँ क्या हुआ कि इनको सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2x2 आ जाएगा, और -2x2 इक्वल टू 6 - 9 -3, तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, 3/2। यहाँ से x2 1.5 आया, यहाँ डाल दोगे फिर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 6 - 1.5 कितना आ जाएगा 4.5, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2.25। तो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। ये समझ में आया कैसे हमने निकाला, इन दोनों इन लाइन को सॉल्व किया, यहाँ से x1 x2 निकालना है जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब जो इनका कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये समझ में आया कैसे निकला, x2 1.5, x1 2.25 है और x1 1.5 है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ग्राफ में उतना अच्छे से विजिबल नहीं होता, फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है, 2.25 है एंड 1.5 है, हाँ सही, मतलब ग्राफ स्केल पे नहीं है ना, स्टैंडर्ड स्केल पे, इसलिए तो जस्ट फॉर अपने ईज के लिए हमने ग्राफ बनाया जिससे वो पॉइंट्स मिल सके। तो x1 कितना है, ये 2.25 है, कामा 1.5, ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमें सभी पॉइंट मिल गए इस लाइन पे, ये तो जीरो था, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, इसी को निकालना था, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लिया। ये समझ में आया, पहले बताओ, कंफर्म करो एक बार। हाँ 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 भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे भी सब्ट्रैक्ट ना कर पाओ सब्स्टिट्यूट कर पाओ, कि x1 को x2 के टर्म में लिखो, नीचे डाल दो, तो उससे क्या जाएगा, ये क्या है टाइम बचा लेगा आपका, जल्दी हो जाएगा। कॉमन जो कॉफिशिएंट्स है वो सेम है, घटा दो, एक हट जाएगा ऑलरेडी। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया, तो ये समझ में आ गया कैसे आ रहा है, चलो। इसके बाद अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइन ड्रॉ कर लिया, जितने भी पॉइंट चाहिए थे वो हमने निकाल लिए। अब करना क्या होता है ना कि ये हमने जो लाइन ड्रॉ करी है इक्वलिटी है, मतलब ये लाइन है,
लेकिन ये क्या है ना, एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल बस नहीं है ना, इनइक्वलिटी भी है, लेस देन और इक्वल टू भी है। तो ये जो ये इनइक्वलिटी वाला रीजन है, ये कहाँ पे आएगा, ये पता करने के लिए हम करेंगे क्या, एक सिंपल सा टेस्ट करेंगे। हाँ, अब ये जो इनइक्वलिटी है किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है इस ग्राफ में, वो हमें पता करना है। वहां से एक फाइनल कॉमन रीजन निकालते हैं, उसको बोलते हैं फीजिबल रीजन। वहां से इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, कैसे शो करेंगे, ठीक है, बता रहे। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये पता करो कि यहाँ पे जैसे ये लाइन है 2x1 प्लस x2, कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, ये बड़ी वाली लाइन जो 6 और ये 3 से पास हो रही है। तो ये आइदर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इसके अबव में मतलब राइट हैंड साइड में वो पूरा रीजन आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रीजन आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो वो चेक करने के लिए कि कहाँ रीजन आएगा, रीजन मतलब इस इनइक्वलिटी को कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है ना कि जो जीरो है ये पॉइंट डाल दो, 0 0 इस पे डाल दो। तो 0 0 जब डालोगे तो 0 इज लेस देन 6, जो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो रीजन होगा इस लाइन से नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, जो कॉमन रीजन होगा। तो और ऊपर से एक और कांस्टेंट दे रखा है कि x1 x2 दोनों ही नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब हमें जो रीजन मिलेगा केवल पहले क्वाड्रेंट में जाना है, दूसरे तीसरे चौथे क्वाड्रेंट मतलब नहीं है। तो इसका जो कॉमन रीजन आ जाएगा पहले वाले का, ये 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, पहले पहले वाले का ये जो इसका कॉमन रीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे देखो ध्यान से, ये इसका कॉमन रीजन, कॉमन नहीं मतलब इसका ये इनइक्वालिटी वाला रीजन। ये समझ में आया, ये कैसे हमने वो किया, कलर किया, कलर मतलब कैसे फाइंड आउट किया ये। हाँ हाँ, बताते हैं कैसे क्या होता है, बताते हैं भाई। पहले ये समझ में आया कि इस इनइक्वालिटी को हमने कैसे पहले लाइन ड्रॉ करी, और ये इसकी हेल्प से लाइन ड्रॉ करने के बाद ये नॉर्मल टेस्ट 0 0 रख के देखा, उस पे वो सेटिस्फाई कर रहा था तो उसकी तरफ उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है, ये रीजन पहली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये एक बार बताओ जल्दी से जल्दी, फटाफट। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करेंगे, ये तो फंडामेंटल्स है। और इतना आसान क्वेश्चन गेट भी पूछ रहा है, सिंपल सा ऐसे ही पूछता है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ ना, ये रीजन कैसे आए, रीजन में किसी को डाउट, ये रीजन हमने कैसे वो किया, फाइंड आउट किया, इसमें कोई डाउट पहले बता दो। हाँ ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, दूसरी लाइन के लिए भी आप 0 0 रखो, यहाँ पे 0 जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरी लाइन के लिए भी जो रीजन है, दो पॉसिबिलिटी थे, आइदर इसके आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में रीजन आएगा, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं इससे नहीं, हाँ इससे करते हैं। तो इस दूसरी वाली लाइन के लिए क्या है, इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्टार स्टार बना के रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये वाला रीजन आएगा। ये दूसरी लाइन का रीजन हो गया, जो कि इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और पहली वाली लाइन के लिए ये था। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये कैसे हमने फाइंड आउट किया, ये पहला वाला रीजन, ये दूसरा वाला रीजन ये। और ये तो ऑलरेडी जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डील कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया, तो ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो गई, ये क्लियर हुआ। अनसेटिस्फाई कब होगा, अरे हमें उस पे नहीं जाना है सेटिस्फाई, हमें केवल जो रीजन जो इंपॉर्टेंट रीजन है जो इसको सेटिस्फाई करे, केवल उस पे जाना है। जो सेटिस्फाई कर रहा है उसके अलावा जो बचा वो अनसेटिस्फाई करेगा, और क्या, उसमें क्या है। आपको केवल एक ही चीज फोकस करना है ना, कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन सा रीजन उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, आप उसकी चिंता मत करो। जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो अनसेटिस्फाई करेगा, और क्या। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया ये। अब क्या है ना, इसमें फिजिबल रीजन, अभी एक बच्चा पूछ रहा था फिजिबल रीजन क्या होता है, रीजन एक बार बता दीजिए क्या है। अभी तो बोल रहे थे यार, समझ में आ गया। देखो क्या है, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 है ना, ये तो इसके आइदर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में रहेगा रीजन। अब हमने क्या किया, वो पता करने के लिए लेफ्ट साइड या राइट साइड में आएगा, हमने 0 0 डाला, क्योंकि 0 0 से पता चल जाएगा ना कि 0 0 उस रीजन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 0 0 डालो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 इज लेस देन 6 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन हमने खींची, यदि इसके राइट साइड में रीजन होता तो 0 0 यहाँ कहीं आना चाहिए, लेकिन 0 0 है ही नहीं, 0 0 इधर है, मतलब वो पूरा रीजन जिसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो पहला रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
सिमिलरली दूसरे वाले को दिखाना था, शो करना था, वहां भी 0 0 डाल के देखा सेटिस्फाई कर रहा है 0 0, उसके भी नीचे साइड लेफ्ट साइड में जो रीजन है वो आ जाएगा इसका सेटिस्फाई करने वाला रीजन। अब इतना इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद क्या करना होता है, फिजिबल रीजन एक बच्चा पूछा, उसको वो क्या होता है, ये जितनी भी कंस्टेंट इक्वेशन दी थी, यहां से हमने जो भी रीजन निकाल लिए जो सेटिस्फाई कर रहे थे इनइक्वालिटी को, उसका जो कॉमन जो रीजन होता है, यानी कॉमन एरिया जो इन सभी जितनी भी कंडीशंस दे रखी हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कौन करेगा, जो कॉमन एरिया होगा, कॉमन रीजन होगा, जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी रीजन को बोलते हैं, वो रीजन बाउंडेड मिलता है, कॉमन रीजन इन पूरी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला, उसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे देखो कॉमन ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों कलर हैं, रेड भी है और ये क्या बोलते हैं, ये ग्रीन कलर भी है, ये दोनों कलर है, कौन से वाले एरिया में है, इतने वाले एरिया में, ध्यान से देखना। ये जो है ये आपका कॉमन रीजन हो गया, इसको ऐसे, ये जो रीजन है ये इस वाली लाइन में भी आ रहा है, इतना पोर्शन इस लाइन में भी आ रहा है, तो ये कॉमन रीजन हो गया, इसी को यहाँ पे हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है फीजिबल रीजन। ये समझ में आया हमने कैसे वो किया, फाइंड आउट किया, ये क्लियर ना, कॉमन रीजन कैसे पता किया, एक रेड कलर के करस्पॉन्डिंग जो पहली लाइन के करस्पॉन्डिंग रीजन आ रहा था, दूसरा ग्रीन कलर के अराउंड, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जहां पे आ रहा है, मतलब वो पोर्शन जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या, वो कॉमन एरिया वाला रीजन होगा। कॉमन एरिया कैसे निकाला, इसका भी एरिया इधर नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ, तो कॉमन एरिया केवल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, बस ये कॉमन एरिया हो गया, बस इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। और यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है इसको नोट डाउन कीजिए। पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी लिख रखा है, और एक और पॉइंट क्या है 3,0। इन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं जो सराउंडेड होता है किसके थ्रू, फिजिबल रीजन के थ्रू, उसको बोलते हैं अपन कॉर्नर पॉइंट्स। इतना क्लियर, कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ, फिजिबल रीजन क्या हुआ, ये पॉइंट्स जो फिजिबल रीजन को सराउंड कर रखेगा, जो उनके कॉर्नर्स पे होगा, उसको बोलते हैं अपन कॉर्नर पॉइंट्स। ये देखो ना, इस रीजन के कॉर्नर्स में क्या है, एक 0 है, एक 3 0 है, एक 2.25, 1.5 है, और एक क्या है 0,3 है। ये क्लियर हुआ। हाँ हाँ, ओरिजिन की ओर है, हाँ भाई, यही वाला ना, ये जो उससे पर्पल कलर से जो हमने वो कर रखा है, शेड कर रखा है, यही है आपका वो फिजिबल रीजन है, क्योंकि ये कॉमन है, सभी जितनी भी कंडीशन है सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले एक बार बता दो जल्दी से, फास्ट फास्ट। हो गया क्लियर, अरे बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। चलो ठीक है, आगे आंसर तक पहुंचते हैं। तो क्या करिए ना, कॉर्नर पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कॉर्नर पॉइंट अपने, ये हो गया आपके कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पे जो जो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है इस रीजन में, एक 0,0 है, दूसरा क्या है 3,0 है, ये क्या है 2.25 का 1.5 है, और एक और कौन सा है 0,3 है। चार ही कॉर्नर पॉइंट है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं ना, जो कॉर्नर पॉइंट आते हैं वहीं पे आपका जो जेड है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो ऑप्टिमाइज होगा, उन्हीं में से किसी एक या एक से ज्यादा पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वहां पे उन सभी पॉइंट्स पे आप जेड की वैल्यू चेक करेंगे। तो जेड आपके पास क्या दिया है, 3x1 प्लस 4x2 दिया है, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए और इवेल्युएट कीजिए अलग अलग पॉइंट्स पे। तो 3x1 प्लस 4x2 आपका क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो 0 0 डालोगे तो वैल्यू सिंपली 0 आ जाएगी। 3,0 आपने यहाँ डाला तो 3 3 9 9 आ जाएगा, और इस पे 0,3 पे डालेंगे तो 12 आ जाएगा, और इस पे कैलकुलेट कीजिए 2.25 का 1.5 पे कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेट करिए जल्दी से, कितना आएगा, उस पे भी कितना हो जाएगा, 2.25 का 1.5 डालोगे उस पे तो 3 इंटू 2.25 प्लस
4 इंटू 1.5, 12.75 आ रहा। कैलकुलेट कर लेना। तो क्या देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू सबसे बड़ी है 12.75 इन चारों में से, तो वो किस पॉइंट पे आ रहा है, 2.25 का 1.5 पे, तो यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जेड की, और किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, 2.25 का 1.5 पे करस्पॉन्डिंग। और यही क्वेश्चन ने पूछ रखा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि द कॉर्नर पॉइंट फीजिबल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x1 x2, मतलब जो फीजिबल सॉल्यूशन आएगा उसमें कौन सा कॉर्नर पॉइंट आएगा, इससे करस्पॉन्डिंग ये जेड मैक्सिमाइज होगा, तो 2.25 का 1.5, डी, डी इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने डी बताया सही बताया। ये समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल सही भाई। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, गेट में आया हुआ, 2 मार्क का क्वेश्चन, कितना इजी है। ये तो टाइम इसलिए लग रहा है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अभी एग्जाम में करना हो तो आप जल्दी से ग्राफ बनाओ, फीजिबल रीजन फाइंड आउट करो, और वो और थोड़ा सा और स्मार्टली काम करोगे तो, क्योंकि और 3 ऑप्शन ही नहीं दिए हैं इसमें, ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑप्शन है, मतलब क्लियर हो गया, इसी ऑप्शन पे ऑप्टिमाइज होगी वैल्यू, क्वेश्चन सही है तो क्लियर हुआ ना। आगे आगे चलते हैं, कॉर्नर पॉइंट से रिपीट कर दीजिए, क्या समझ में नहीं आया मतलब। ठीक है चलो, कॉर्नर पॉइंट निकालना आ गया ना, ये क्लियर हुआ ना, कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद करना क्या होगा आपको, कि उसको नोट डाउन कीजिए क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है। तो ध्यान से देखिए, इस 4 साइडेड रीजन में, ये जो बाउंडेड रीजन है, इसमें एक 0, एक 3,0, 2.25, 1.5 एंड 0,3, ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं फिजिबल रीजन पे, जो सराउंडेड है, कॉमन रीजन है। इसके करस्पॉन्डिंग आप जो जेड दे रखा है, इसको मैक्सिमाइज करना ना, 3x1 प्लस 4x2 को, ये हमने लिख लिया। और हर कॉर्नर पॉइंट की करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू निकाल ली। 0 0 पे वैल्यू निकालोगे तो रखो वहां पे 0 आ जाएगा, 3,0 वहां रखोगे तो 9 आ जाएगा, 2.25 का 1.5 वहां पर रखो, सॉल्व करोगे तो 12.75 आएगा, 0 3 रख दो 12 आ जाएगा। तो इन चारों में किस जेड के किस कॉर्नर पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जेड मैक्स है, 2.25 का 1.5 के करस्पॉन्डिंग कितनी मैक्स वैल्यू, 12.75। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका जो जेड है इज कॉर्नर पॉइंट करस्पॉन्डिंग जेड मैक्सिमम है। तो यही आपका क्या ऑप्टिमाइज वैल्यू होगा, यही क्वेश्चन पूछ रखा है, कॉर्नर पॉइंट फॉर द फिजिबल सॉल्यूशन, तो उसे करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, इसे करस्पॉन्डिंग जेड मैक्सिमम होगा, 2.25 का 1.5, डी ऑप्शन। तो एक बार सभी क्लियर करें, सभी कंफर्म करें क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, पुट कर देना है, तभी आपको पता चलेगा ना कि किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट है लिस्ट डाउन कीजिए और उसे करस्पॉन्डिंग जेड निकालिए। क्वेश्चन में मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो मैक्सिमम वैल्यू जिस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ रही है वो आपका आंसर हुआ। यदि मिनिमम के लिए पूछा है तो जिस जेड के करस्पॉन्डिंग मिनिमम आ रहा है वो हो जाएगा। और इसके साथ साथ कभी कभी होता है कि ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पे भी आपको मैक्सिमम मिल सकता है, मतलब ये 2 3 कॉर्नर पॉइंट है वहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसलिए सभी कॉर्नर पॉइंट को लिस्ट डाउन करने के बाद उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। हाँ कर लो, इससे हो जाएगा क्वेश्चन। ये हर क्वेश्चन में जनरली लाइन के लिए जो रीजंस होते हैं वो इस तरीके के लाइंस में आप आसानी से कर सकते हो। कुछ लाइंस ऐसी है जो एक्सिस से पास होंगी, वहां पे 0 0 रख के नहीं होगा, कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, हमने सिंपलेस्ट तुमको समझा रखा है, 0 0 ना रखो और कोई रख लो, 0 2 रख लो, मतलब उससे उसके लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लो, राइट में कोई पॉइंट ले लो, जहां जिस रीजन सेटिस्फाई कर रहा है उसी रीजन में तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 0 0 क्या है, सबसे सिंपलेस्ट होता है, वैल्यू रख के तुरंत दिख जाता है, इसलिए 0 0 हमने रख के देख लिया। और क्या, अब कोई लाइन 0 0 से पास हो रही है, वहां पे 0 0 रखने का कोई मतलब नहीं, सेटिस्फाई कर जाएगा, और कोई पॉइंट देख सकते हो। आगे बढ़े क्या। मिनिमाइज पूछता तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू आती, तो उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया होता कि कुछ किसी जैसे यहाँ पे देखो मिनिमम क्या है, कॉर्नर पॉइंट 0 0 करस्पॉन्डिंग मिनिमम आ रहा है, तो ये आपका वो हो जाएगा, ये फीजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इसे करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू। और क्या, वो क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम होता कि कुछ ना कुछ कॉर्नर पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है, यहाँ पे सिंपली 0 0 पे दिख रहा है मिनिमम, इसलिए ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समझ में आया ना सभी को, ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन है, बाकी इतने मतलब इजी से क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो आप इसी तरीके से सॉल्यूशन चाहते हो या फिर सिंपल पीपीटी दे दे आपको, या ये पूरा सॉल्यूशन आप लेना चाहोगे या अपने से करना चाहोगे। सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा जो पीवाईक्यू माइनिंग यान ने दे रखा है, तो इसको नो हटा के इसको सिंपली पीपीटी के फॉर्म में दे दें या ऐसे ही रहने दें। हाँ हाँ, ये पीपीटी शेयर कर देंगे भाई। क्या ये सॉल्यूशन रहने दें, सिंपल पीपीटी, हाँ ठीक है।
क्योंकि बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे केवल एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन बस किया है। ठीक है, सिंपल पीपीटी रहने देते हैं। क्या रहने दे? पीपीटी ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, देख लेना अपना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, आप लोग एक बार देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लें या फिर रुको, ये वाला दे। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ ठीक है, रहने देंगे भाई, नहीं नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? एक बार कंफर्म करना। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन थोड़ा देख लो एक बार अच्छे से, उसके बाद इसको करते हैं। देखो एक बार, कंफर्म करो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। हाँ लिख देंगे, लिख देंगे, लेकिन एक बार आप कंफर्म करिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब स्क्रीन में विजिबल है कि नहीं। लिखेंगे, हाँ आप समझाएंगे तो लिखेंगे। लिख देते हैं, चलो अच्छा लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मैक्सिमाइज करना है किसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, मैथमेटिकल सिंपली दे रखा है न्यूमेरिकल फॉर्म, z इक्वल टू 48x1 प्लस 36x2। और सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं? कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है कि x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। दूसरी कंडीशन दे रखी है x2 शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 8। और अगली कंडीशन दे रखी है 2x1 प्लस 4/3 x2 स्मॉलर इक्वल देन 16। अगली कंडीशन दे रखी है x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। एंड और दे रखा है x1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 4 एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर इक्वल देन 0। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ विजिबल है कि नहीं? एक बार देख लो, देख लो, कंफर्म करो, विजिबल है कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 48x1 प्लस 36x2। और आपका जो कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन है कि x1 5 छोटा होना चाहिए, दूसरे में भी 8 x2 8 छोटा होना चाहिए, तीसरे में 2x1 प्लस 4/3 x2 शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 16 होना चाहिए। अगली कंडीशन है, एक लाइन दे रखी है x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। आगे वाले कंडीशन में क्या है कि मिनिमम x1 4 हो सकता है और आगे नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है। एक बार कंफर्म करो, क्वेश्चन सीधा सीधा सब क्वेश्चन दे रखा है, वही पूरा स्टेप से इन्वॉल्व है इसमें। ग्राफ बनाओ, कॉमन फीजिबल रीजन फाइंड आउट करो। इसमें थोड़ा सा और आसानी से भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, तो अपन बेसिक से ही जाएंगे, फंडामेंटल तरीके से ही जाएंगे। कौन फीजिबल रीजन निकालो, वहां से जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जेड जो है मैक्सिमम आ रहा है, वही तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जेड की। तो क्लियर? एक बार देख लो। हाँ विजिबल, ठीक है। एक बार इसको अपने से ट्राई करो, तो करके देखो, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको ट्राई करो, हमारे सॉल्व करने से पहले। तो ट्राई करो, तुम लोग हो जाए तो फिर बढ़िया है, फिर करते हैं। एक बार तुम लोग अपने से खुद से करो, फिर अपन तो करेंगे ही, डिस्कस करेंगे। खुद से करो, 5 मिनट का समय करो, खुद से बनाओ, खुद से, फिर ट्राई करते हैं अपने। 2 से 3 मिनट ले लो और ट्राई करो, हो जाए तो बढ़िया है, फिर अपन करते हैं। करो करो, आप लोग करो। ट्राई कर रहे हो ना कि हम ही करें सीधे? बता दो एक बार, अपने से कर रहे हो या फिर हम ही यहाँ करें, डिस्कस करें? एक बार अपने से ट्राई करो, नहीं होगा तो करेंगे, करना तो है ही, सॉल्व करना ही है। एक बार अपने से बता दो। 408, अरे भाई बढ़िया, काफी फास्ट, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अच्छा। और लोग ट्राई करो, और लोग कर लो, उसके बाद करते हैं ये। अभी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ करिए करिए करिए, ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए, ट्राई ही करना है आपको, ये एफर्ट डालना है। हम लोग तो करेंगे, सॉल्व करेंगे साथ में। ट्राई करिए, ट्राई करिए, करिए करिए करिए। कुछ लोगों के तो आंसर्स भी आ गए, करिए करिए, बहुत बढ़िया, करिए।
आसान क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है जैसे करते आए हैं। क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ। नो नो, 528 नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे। 528 नहीं, 408 इज द राइट आंसर। 408 इज द राइट आंसर। कर लिया? करें क्या, सॉल्व करें? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया? 48x1 प्लस 36x2। कंडीशन क्या दे रखी है? x1 कैन बी मैक्सिमम 5, x2 कैन बी मैक्सिमम 8, 2x1 plus 4 by 3, x2 is smaller than 16, x1 plus x2 equal to 10, x1 is more than 4, and x1 x2 नॉन नेगेटिव। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये थोड़ा और सिंपल हो जाए, तो इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x1 था, तो इसकी इसी के इक्विवेलेंट क्या है ना, कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 6x1 प्लस 4x2 स्मॉलर है इक्वल देन 48। मतलब ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं लिख दिया ऐसे। 3 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से। 6x1 प्लस 4x2 स्मॉलर देन 48, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। वहां से भी कर सकते हो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों सेम इक्वेशन है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। अब क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन और इस लाइन x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, इन दोनों क्या है ना कि कॉमन जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा ग्राफ में, वो पता कर लेते हैं। तो फिर वहां स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, और जो दूसरी लाइन है 6x1 प्लस 4x2, 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू जो दूसरी लाइन है कितना है? 48। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वही सब्ट्रैक्ट करने वाला क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा कि x2 हट जाएगा, x1 सीधा मिल जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x1 माइनस 6x1 कितना आ जाएगा? -2x1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 40 माइनस 48 -8 आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x1 जब 4 रखोगे यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया कितना? 4,6। अब ये ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो इस ग्राफ में 0,8, हाँ, ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12। सिमिलरली ये आपकी होगी x1 एक्सिस, और ये आपकी होगी x2 एक्सिस। ये हो गया आपका 4, 8, 12। तो पहला लाइन क्या है? 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 48। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस वाले को x1 0 रखोगे तो x2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। x1 0 रखोगे तो x2 12 आ जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। x2 0 रखोगे तो x1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे क्या करो, x1 0 रखो, तो x1 0 रखोगे तो x2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और जब x2 0 रखोगे तो x1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्क डाउन करो, तो 8,0, और x1 जब 0 रखा तो x2 कितना है? 12 आया, तो यहाँ आ जाएगा 0,12। तो इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन है? यहाँ लिख लेते हैं, 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 48। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन क्या है? x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। ये तो सिंपल है, यहाँ पे 0 रखो तो ये 10 हो जाएगा, और x2 को जब 0 रखो तो x1 10 हो जाएगा। तो काफी सिंपल है। यहाँ पे 12 था ना, तो यहाँ 10 यहाँ कहीं आएगा, ये 10 हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4,6 आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है?
ये ग्राफ से थोड़ा बहुत विजुलाइज करना सीखो तो ये हो जाएगा 4,6। इसके अलावा और क्या है? ये क्लियर? ये दो लाइन क्लियर? कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, ये क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं भाई 420 नहीं, 420 नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो। 420 नहीं। तो पहली लाइन हमने ड्रॉ करी क्या, 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 48, और ये 10 वाली जो लाइन थी ये क्या था, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। तो इस लाइन को यहाँ लिख लो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। अब अगला क्या दे रखा है कि x1 शुड बी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4। तो 4 मतलब x1 इक्वल टू 4 का मतलब ये होता है, ये लाइन। ये हो गया आपका x1 शुड बी ग्रेटर देन 4, मतलब इधर वाला रीजन। और x1 5 से छोटा भी होना चाहिए, तो 5 यहाँ कहीं आएगा इसके बीच में। ये हो गया 5। इसको हमने 5 बोल दिया इसके बीच में। और एक और कंडीशन दे रखी है कि x2 शुड बी लेस देन 8। तो x2 8 यहाँ आ जाएगा। तो इसको बोल दिया आपने x2 इक्वल टू 8, इसको बोल दिया x1 इक्वल टू 4, इसको बोल दिया x1 इक्वल टू 5। ये समझ में आया कि नहीं कैसे ग्राफ ड्रॉ किया है? ये समझ में आया लाइन कैसे हमने जितने भी इक्वेशंस थे उसको कैसे हमने ड्रॉ किया है? ये समझ में आया क्या? ये जितनी भी कंडीशंस थी सभी को हमने ड्रॉ कर दिया। एक बार ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? लाइन हमने कैसे ड्रॉ करी, अलग अलग कंडीशंस के लिए कैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया लाइंस का, ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद फिर रीजन पहचानते हैं। कंफर्म करो एक बार जल्दी से। अरे बढ़िया 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 बढ़िया, हाँ जल्दी जल्दी समझ में आ रहा, काफी अच्छा। अब क्या है ना, अब रीजन पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला आपने तो ये बोल दिया ना x1 इज लेस देन 5, तो 5 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे भी x1 की एक और कंडीशन है 4 से बड़ा, मतलब इसके बीच में रीजन आएगा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब ये जो दो लाइंस है इसके बीच में। इसके बाद दूसरी कंडीशन x2 लेस देन 8, 8 मतलब से नीचे, मतलब यहाँ से भी नीचे, इतने रीजन पे आना चाहिए। मतलब जो रीजन होगा वो इसके बीच में हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है। इन तीन कंडीशन को देखने के बाद x1 लेस देन 5, 5 से छोटा, x1 मोर देन 4, मतलब ये इधर राइट साइड, x2 लेस देन 8 डाउनवर्ड, इसके बीच में रीजन हो सकता है। अच्छा, अब अगली चीज क्या है कि इस कंडीशन की इनइक्वालिटी को देखें, यानी ये जो कंडीशन दी है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा रीजन आएगा। यहाँ 0 0 रखो, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कौन सी लाइन है, लाइन में लिख रखी है ये वाली लाइन के अंदर वाला रीजन है। अंदर वाला मतलब कौन सा, ये वाला, केवल इतना ही, ठीक है, ये हो गया। और अगला क्या है ना, अगला ये लाइन दे रखी है, लाइन का मतलब ये उन सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो इस लाइन पे है। इसका मतलब उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 के लिए क्या हो जाएगा, ये, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो जो हमारी लाइन थी x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन। तो वो x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन को। तो वो सभी पॉइंट जो इस लाइन पे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये पॉइंट्स हैं बस। अब इनमें से बताइए कॉमन रीजन कौन सा है, मतलब जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो ये स्काई कलर है, एज़ोर जिसको आसमानी बोलते हैं, ये तो ग्रीनिश है, और ये जो ये हमने जो रीजन वो किया है, सेट किया है, इनमें से कॉमन क्या कोई रीजन कॉमन बन रहा है, या कोई पॉइंट रीजन कुछ कॉमन है क्या, देखो एक बार। 4,6, हाँ मतलब पॉइंट कॉमन है, करेक्ट करेक्ट। कोई रीजन कॉमन दिख रहा है क्या, रीजन या पॉइंट कुछ भी कॉमन इन सभी में, क्या कॉमन दिख रहा है, कोई रीजन कॉमन बनता दिख रहा है जो सभी को सेटिस्फाई कर ले, कोई सा रीजन या कोई सा पॉइंट। 4,6, हाँ ये पॉइंट कॉमन है। और कोई किसी को समझ में आया हो, 4,6 कॉमन दिख रहा है, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार में दिख गया। और किसी को क्या कॉमन दिख रहा है इस ग्राफ में, कोई रीजन कोई पॉइंट, और कोई, और किसी को। नहीं नहीं, देखो क्या है ना, इसमें इनइक्वालिटी नहीं लगी। इक्वालिटी मतलब केवल वही पॉइंट आएंगे जो इस लाइन पे है, लाइन से लेफ्ट और राइट से मतलब नहीं है। ये मतलब तब होता है जब इनइक्वालिटी लगी होती है। यहाँ इक्वालिटी मतलब वो सभी पॉइंट जो केवल लाइन पे है, तो लाइन पे केवल इतने पॉइंट्स हमें मतलब है, न लेफ्ट न राइट से मतलब नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, केवल
ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो इस लाइन पे है, और से मतलब नहीं है ना। तो देखो कॉमन रीजन क्या है ना, इन सभी को देखोगे तो केवल एक पॉइंट जो है ये जो पॉइंट है केवल ये 4,6 जो है ये कॉमन है। कॉमन मतलब इस लाइन पे भी है, इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर भी है, और ये जो हमने ये रीजन सेट किया इसके अंदर भी, ये एक कॉमन पॉइंट है। मतलब यहाँ पे कोई एक फिजिबल रीजन नहीं बना, यहाँ पे सिंपली हमको एक सीधा सा कॉर्नर पॉइंट मिल गया, तो हमें और कुछ करना ही नहीं, इसी कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि एक ही कॉर्नर पॉइंट है, यहीं पे मैक्स होगा। इस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, एक कॉर्नर पॉइंट लिखो 4,6, एक ही कॉर्नर पॉइंट है जो कॉमन है, इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे उसकी जेड वैल्यू निकाल लो। जेड क्या दिया है, 48x1 प्लस 36x2, यहाँ पे रखोगे वैल्यू तो 48 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 6, ये होता है 192 और ये होता है 216। इसको ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपकी मैक्स वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। ये क्लियर हुआ? बताइए एक बार, कंफर्म हुआ? जिनका जिनका 408 आ रहा था सही था, क्या उन्होंने भी इसी तरीके से किया था या फिर और कोई? 4,5 नहीं भाई, 4,666। हाँ केवल पॉइंट है, केवल पॉइंट कॉमन है। देखो ना कॉमन देखो, तो इन सभी को कॉमन केवल एक पॉइंट के अलावा और कुछ भी कॉमन दिख रहा है? सब कुछ सेटिस्फाई करे सबको? नहीं। एक नंबर। क्या एक नंबर भाई? ऐसा नहीं किया? अच्छा तो अभी करो। यही तरीका है, मतलब समझाने में समय जरूर लग रहा है, जल्दी जल्दी ग्राफ बनाओगे और थोड़ा सा और जब प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा सा स्मार्टली सेंस कर पाओगे इजिली, कि ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन दिए तो एक पॉइंट ही आपको मिलेगा सीधा सीधा, क्योंकि रीजन से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो 4,6 सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले ना, यहाँ सीधा पुट कर दो तुमको सीधा आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, यहाँ ऐसे समझोगे, यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ इसको ऐसे करते हैं। 408 पूरा रिपीट क्या नहीं समझ में वो बताओ, कहाँ पे फंस रहे वो बताओ, क्योंकि सभी स्टेप्स कॉमन है, कुछ कहीं पे एक क्रिटिकल स्टेप जहाँ पे फंस रहे हो वहां पे बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे हो रहा है पर्टिकुलर, किसी कॉर्नर पॉइंट पे प्रॉब्लम है। 4,6, हाँ ये तो सही है, 4,6 ही कॉर्नर पॉइंट है, ये जो इन सभी रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहाँ पे प्रॉब्लम है भाई? कोई एक स्पेसिफिक वो स्टेप बताओ जहाँ पे फंस रहा है, इंटरसेक्शन निकालने में, फिजिबल रीजन या कॉर्नर पॉइंट निकालने पे, या फिर यहाँ पे फाइनली कैसे वैल्यू रखते हैं, ये सब पे कहाँ फंस रहे हो वहां पे बताओ। पूरा रिपीट करना, पूरे में स्टेप्स वही है ना, सेम कुछ है नहीं, वही है, इनइक्वालिटीज को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया, रीजन निकाला कॉमन रीजन, और ये फाइनली वैल्यूज रख दी, और क्या। 4 कहाँ से आया? अच्छा 4 कहाँ से आया? हाँ हाँ वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा भाई, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो देख लेना। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि इक्वलिटी या सीधा कॉर्नर पॉइंट, एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट आ भी सकते हैं, वो उस हिसाब से देख लेना, मतलब सॉल्व करते समय समझ में आ जाए। एक बार बता, इंटरसेक्शन कौन सा वाला इंटरसेक्शन भाई, कौन सा वाला इंटरसेक्शन? ये कॉर्नर पॉइंट कैसे आ रहा है, इस पे डाउट है? ये सिंपल सा है ना, कि इन सभी रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन पे जो पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है, इस रीजन पे भी है, इस जो ब्लू कलर है उस पे भी है, और ये लाइन पे भी है, तो यही कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हमने लिया है। यही एक ही कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं मिल रहा, कोई बाउंडेड बाय मोर देन वन कॉर्नर पॉइंट, एक ही कॉर्नर पॉइंट मिला, उसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल ली। क्लियर? पॉइंट कैसे आया वो बता दीजिए। अच्छा कैसे आया? अच्छा तो अभी क्या बताया कि जब दो लाइन मीट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो कॉमन पॉइंट पे करेंगी, तो वो कॉमन पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको सॉल्व करना होता है। तो पहला हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया 6x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 48, और दूसरी लाइन थी x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, ये था। अब देखो सॉल्व करने के कई तरीके हैं, सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा सिंपली मैनिपुलेट कर लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कैसे? x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 था ना, नीचे कौन सा कॉमन कोएफिशिएंट दिख रहा है? 4 हमें ऊपर भी बनाना है, ये तो आप 6 बना लो, तो x1 को रिमूव कर दो, हटा के x2 की वैल्यू सीधा निकाल लो, ये x2 को हटाना है, तो हमने x2 को हटाने के लिए क्या किया, यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा पूरी इक्वेशन, 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 40 बन जाएगा। अब इसको इससे घटाया तो 4x1 माइनस 6x1 माइनस 2x1 हुआ, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, और 10 इंटू 4 40 हो गया, 40 माइनस 48 माइनस 8 है, तो x1 और x2 यहाँ से आ गया, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो क्लियर है? टाइम भी हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं भाई? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा कि अब बता रहे हैं हम यहाँ पे ऊपर ऊपर से जा रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है, एक बार बताना तो। समझ में आया? अभी 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये आप फिर अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2 वेराइटी के क्वेश्चन और करेंगे, उस पर कुछ और
चीजें बतानी है वो बता देंगे उसके बाद। अच्छा बढ़िया है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। अरे काफी सही। अच्छा ग्राफ थोड़ा फिर से ग्राफ में क्या दिक्कत है भाई? सिंपल सा है ना कि ग्राफ में कुछ नहीं करना ना, जो सिंपल सा दिया है उस पे 2 पॉइंट जो बताया ना, 2 पॉइंट निकालने हैं, कुछ भी निकाल लो। ये सबसे सिंपल ये होता है कि x1 को एक को 0 रखो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, तो वही हम करते हैं। सिंपल हो जाता है, ग्राफ बनाना सिंपल हो जाता है। वैसे कहा है ना कि होने को 4 6 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 7 भी सेटिस्फाई करेगा, कितने सारे पॉइंट यहाँ पे लोकेट करो। मतलब तुम्हारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, ग्राफ पेपर में बैठ के नहीं बनाने बैठे हो कि आराम से पॉइंट को धीरे धीरे लोकेट कर रहे हो। टाइम का भी वहां पे ध्यान रखना होता है ना, इसलिए सिंपल तरीके से करते हैं और पूरा सिस्टमैटिक तरीके से तुम्हारा ग्राफ भी अच्छे से बन जा रहा है। देखो कोई ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आसानी से ये तुमको भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कैसे ग्राफ बना, कैसे कॉमन पॉइंट आया, तुम भी वहां पे आसानी से एग्जाम में हॉल में कर पाओगे। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? ग्राफ नहीं मिलेगा, वही बोल रहे हैं ना कि सिंपल रखो चीजों को, क्यों कॉम्प्लिकेट करने में लगे हो, सिंपल रखो। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों सेंड कर देंगे। लो देखो आराम से खुद से बनाओ एक बार, जैसे अभी यहाँ डिस्कस किया ना, इसको खुद से बनाओ कि मतलब हाँ ये हो रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्वेश्चन आसान है। फिर आगे अब अभी टाइम हो गया, अभी 1 घंटे बाद फिर से मिलेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन वही थोड़ा सा ऐसा कुछ है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, उस पे भी सेम है। उसमें टाइप ऑफ नेचर ऑफ वो बताना है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वही मतलब जो रीजन मिलेगा ना, उस रीजन वो कैसा रीजन है, क्या आपको नॉर्मल रीजन में एक ही सॉल्यूशन यूनिक मिल जा रहा है या सॉल्यूशन ही अनबाउंडेड है। मतलब आप जब रीजन सराउंड कर रहे हो तो बाउंडेड नहीं है कि एक फिक्स क्लोज कर्व मिल रहा है, ऐसा नहीं है, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, वो सब देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन क्या है ना, एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब वही है जिसको आप, जहां से हमने शुरू किया था कि वहां पे कुछ दिया नहीं था, उसको वर्ड्स के फॉर्म में था, उसको उस फॉर्म में लेके आ रहे थे इक्वेशंस के फॉर्म में। ये क्वेश्चन गेट अभी आया 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। जिन्होंने दिया होगा 24 उनको पता होगा ये क्वेश्चन, जो अपेयर हुए थे 24 में, वो ये क्वेश्चन आया था। डेटा फ्रॉम 2 प्रोडक्शन फेसेस। इसमें क्या था कि 2 फेसेस से कितना आप अलग अलग फेस से ऑप्टिमम प्रोडक्शन करेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। यहाँ पे कुछ नहीं, कोई इक्वेशंस नहीं दी है, यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है, तो यहाँ पे वही है ना, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन 24 के गेट में आया हुआ था। अब इसमें क्या है कि इसमें भी लगाना लीनियर प्रोग्रामिंग है, लेकिन डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा है। आपको यहाँ से पहचानना पड़ेगा कि ये लिखा है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वहां से आप ये मैक्सिमाइजिंग लिखा है द प्रॉफिट, यहाँ समझ में आया कि लीनियर प्रोग्रामिंग लगाइए, और वहां से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज फॉर्म करनी पड़ेंगी। मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, बस आप वो बना लोगे उसके बाद सीधा ग्राफ बनाया और आंसर मिल जाएगा, कुछ है नहीं इतना मुश्किल। इस तरीके का है। हाँ, आया था ना, क्या आया था? हाँ 24 में आया हुआ था क्वेश्चन। चलो फिर इसको 1 घंटे बाद करते हैं, 12 से क्लास है। ये 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 2 वैरायटी और कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसी वैरायटी और जो भी मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह है, सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बस इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। इसमें न्यूमेरिकल काफी है। इस सिस्टम इंजीनियरिंग में आपको न्यूमेरिकल्स के साथ डीलिंग ज्यादा है। थ्योरी ये क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिपीट ही हो जाते हैं, थ्योरी है ही नहीं ज्यादा कुछ। पूरा फिक्स्ड एल्गोरिदम है, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नहीं भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नहीं दिया क्या? अच्छा अभी थर्ड या सेकंड ईयर में होगा। कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो नहीं रहता ना, ओएमआर टाइप का नहीं होता, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ओएमआर वगैरह नहीं रहता। तो वही है ना। हाँ वो भी यूज करना स्टार्ट कर दो, कैलकुलेटर वगैरह। चलो ठीक है, फिर यहीं बैंड करते हैं, मिलेंगे अभी 1 घंटे बाद। फिर ये 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मजा आने वाला है काफी। ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर जब सॉल्व करेंगे ना, मतलब इतना आसानी तरीके से हो जाएगा कि लगेगा अरे मतलब ये क्वेश्चन तो बना सकते थे। ये देखने में केवल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ऑप्शन थोड़ा सा डरावने लग रहे हैं, पर क्वेश्चन आसान है, काफी आसान है। बस थोड़ा समझना होगा, लैंग्वेज को समझेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, सीधा सा दिख जाएगा, सीधा सीधा आंसर। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.